जॉब करते थे एंड जॉब के साथ साथ हम लोगों ने पार्ट टाइम बिजनेस डेवलप किया। एंड ऐसा नहीं था कि बिजनेस देखा और हमने डेवलप कर दिया, राइट। आज प्रकाश जी काफी कुछ बता रहे हैं कि विजडम और काफी चीजें, बट इस विजडम जो है, ये विजडम शुरू में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। आई मीन शुरू में दिमाग बिल्कुल ऐसे ही होता था कि कुछ सीखने को तैयार नहीं थे, जानने को तैयार नहीं थे, बट कुछ ढूंढ जरूर रहे थे लाइफ में, ठीक ना। तो जॉब के साथ साथ हम लोग मुझे ऐसा लगता था कि एक बंधी हुई जिंदगी है और ये जिंदगी इसी तरह बंधे बंधे गुजर जाएगी। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पैसा, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल लाइफ लिमिटेड। ओके, तो मुझे लगता था कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि टाइम पर अपनी चॉइस हो एंड पैसा अच्छा कमाने की सोच थी हमेशा से। ऐसा लगता था कि पैसा अच्छा कमाया जाना चाहिए, अपनी मर्जी का पैसा हो। तो कुछ ना कुछ मैं ढूंढता था और मुझे लगता था कि जॉब में मेहनत तो खूब चल रही है लेकिन एक रूटीन लाइफ है। और मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब में देखा कि उनका पूरा लाइफ स्टाइल, मेरे फादर, उनके फादर और आसपास बहुत लोग, तो मुझे ये पता था कि कुछ भी करके एवरेज लाइफ ही रहती है। तो मुझे लगता था कोई बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस का तो आपको पता है ना, एक जॉब पर्सन अगर बिजनेस करना चाहे तो हडल कितने होते हैं। पहले तो इन्वेस्टमेंट खूब चाहिए, फिर बहुत सारा एक्सपर्टीज चाहिए। कोई बैकग्राउंड्स नहीं है बिजनेस का तो आप कैसे करोगे। ट्रेडिशनल बिजनेस तो आसान काम नहीं था, पर फिर भी सोचते थे कि कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। पर थैंक गॉड ये बिजनेस सामने आया और एक डिसीजन लेने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ खोने को कुछ नहीं था, राइट। घर के खर्चे से बिजनेस की शुरुआत हो रही थी। हालांकि पहली बार में वो घर का खर्चा खरीदना भी मेरे लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि मेरे मेरे बैंक बैलेंसेस माइनस में ही रहते थे। तो जॉब में कुछ बचता नहीं था। सो एनीवे, एक डिसीजन बना लिया था, ठीक है ना। मुझे लगा कि बहुत पैसे इधर उधर तो खर्च होते हैं, चलो इस बार जिंदगी पे लगाया जाए। एंड दैट्स व्हाई एक डिसीजन तो बनाया, लेकिन शुरू में हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे। तो वही रिवॉल्विंग राउंड बना हुआ था, 6% गए, फिर कुछ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लोग आए भी और वो चल नहीं रहे थे। और ऐसा लगने लगा था कि बिजनेस शायद चल नहीं पाएगा, राइट। एंड फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है। लोगों का बिजनेस अगर पूरी दुनिया में है, लोग 20-20, 30-30 कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कुछ तो ऐसा है जो जानना बाकी है। तो बस सीखने के लिए ओपन हुए उस वक्त, उससे पहले सीखने के लिए ओपन नहीं थे। और जब सीखने के लिए ओपन हुए तो मीटिंग में भी चले गए, सेमिनार में भी गए, और एक बार गए तो फिर वो रूटीन कभी तोड़ा नहीं। फिर तो एक बार समझ में आ गई थी कि यही वो जगह है जहां से सीखने को मिलेगा और हम ग्रो कर पाएंगे। ये वो वक्त है जो देना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। तो वो उस टाइम ऑडियो कैसेट्स आती थी, तो कैसेट सुनने का टाइम, मेरे पास कैसेट प्लेयर भी नहीं था। मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे करके मैं एक वॉकमैन खरीद के लाया था, जिसमें मैं कैसेट लगा के सुना करता था। और फिर वो रास्ते बनाए हम लोगों ने। जॉब के बाद मीटिंग जो है, हम गाजियाबाद में रहते थे, तो जो मीटिंग होती थी दिल्ली में, तो दिल्ली तक जाना आना, कोई व्हीकल नहीं था मेरे पास। जो व्हीकल था उसका इंजन सीज हो गया था, राइट। तो जॉब के चलते बहुत सारी चीजें बीच में आती थी। बट एक बार जब ये डिसीजन हो गया कि लाइफ चेंज करने का ये रास्ता है, एक बार विजन क्लियर हो गया, ये दिख गया कि हाँ, यहाँ से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों लोगों का बदला है और बदलता चला जा रहा है, राइट। आसपास बहुत सारे लोग नेगेटिव देते थे, अपनी टीम में आए हुए लोग भी नेगेटिव्स दे रहे थे, कुछ कर भी नहीं रहे थे। बट एक बार जब हमने पक्का कर लिया और ये सोच लिया कि जब ये एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इससे कनेक्ट करते हैं और जिसको भी बिजनेस में लाएंगे उसको कनेक्ट करवाते चले जाएंगे। बाद में लॉ ऑफ एवरेज भी समझ में आने लगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या था, एक तो हर काम पूरे दिल से कर रहे थे, ठीक है ना। जब दिल से करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगी। जब कैजुअली कर रहे थे, 50-50 करके कि ठीक है हो जाएगा तो सही है, नहीं हो जाएगा नहीं, तो काम नहीं बन रहा था। और फिर जब दिल से किया तो दिल से हर वो काम किया जो जरूरी था। मुझे किताब पढ़ने का शौक था नहीं था मैटर नहीं करता था, पढ़नी है तो मतलब पढ़नी है, राइट। ऑडियो कैसेट सुनने का साधन था नहीं था, सुननी है तो किसी भी तरह सुननी है। मीटिंग जाना है तो जाना है। जॉब, जब जॉब एंड होती थी तो डेस्परेट होते थे जिस दिन मीटिंग होती थी कि किसी भी तरह टाइम से निकल जाए, राइट। किसी भी तरह वो बैचेस जो ले रहे होते थे पढ़ाई के, वो बैचेस आगे पीछे सेट करें। पॉकेट में पैसे हैं नहीं है। बहुत बार मुझे याद है उस वक्त 20 रुपए का टिकट होता था और वो 20 रुपए भी उस दिन नहीं हुआ करते थे कई बार, जिस दिन ओपन मीटिंग होती थी।
और मैं सुबह से ही सोच रहा होता था कि कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि शाम की मीटिंग तो अटेंड करेंगे, छोड़ दी नहीं, राइट। और किसी ना किसी तरह कोई स्टूडेंट आता था और कोई फीस पकड़ा देता था और 20 रुपए उस दिन हो जाते थे, लेकिन हम पहुंचते थे मीटिंग। एंड बाई चांस किसी वजह से अगर मीटिंग छूट गई जिस दिन, तो उस दिन बहुत बेचैन हो जाता था मैं। और मुझे ये लगता था कि ठीक है, आज पैसे की वजह से या टाइम की वजह से ये मीटिंग अगर अटेंड नहीं हुई है ना, तो ये पैसा और टाइम कमाने के लिए जो काम करना होता है आज दोगुना करूंगा। आज प्लान तो जरूर दिखाऊंगा, कम से कम 2 लोगों को, 3 लोगों को, क्योंकि ये एक काम है जिसमें पैसे नहीं लगते प्लान शो करने में। और प्लान शो करने से पैसा आता जरूर है, राइट। तो हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है यहाँ, एक्शन की, सिस्टम की, काउंसलिंग की, हर चीज की। और हर चीज अपनी जगह है। अगर उसमें से कुछ भी हम मिस करते हैं और राइट टाइम पर या राइट प्लेस पर उसको नहीं रखते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं अपने लिए ब्लॉक बना रहे हो। सो एनीवे, यहाँ पर हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आज का सेशन एक टीचिंग सेशन नहीं है, एक कन्वर्सेशन सेशन है। और प्रकाश जी मुझे मदद करते जाएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस पहुंचाने में मेरे तक। और मेरे पास जो कुछ भी अनुभव है, जो मैं जानता हूँ, आपको बताता चला जाऊंगा। सो ओवर टू प्रकाश जी, थैंक यू। सर आपकी वॉइस। जी सर, थैंक यू सर। सर ऐसा आपके साथ भी हुआ है इसका मतलब? कैसा? टिकट के पैसे नहीं होते थे। हाँ हाँ, एंड हर सफल आदमी ने किसी ना किसी टाइम फाके किए जी। कई लोगों को ये लगता है ना सर कि आप तो इतने बड़े पिन पे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, तो बस हो ही गया होगा आपका। तो नहीं, जिस भी लोगों की आप स्टोरी सुनेंगे, और मैं इसीलिए हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि जब आप बिजनेस में आए हैं ना, तो टीचिंग्स तो आप सुनिए सुनिए लोगों की, पर सबसे ज्यादा उनकी रैली सुनिए, स्टोरीज सुनिए। और उससे ज्यादा बढ़िया फेथ किसी चीज से नहीं बनता। और आप पाएंगे कि 80-90% लोग ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं किसी चैलेंज में थे। किसी को टाइम चैलेंज था, किसी को पैसे का चैलेंज था, किसी को, मेरे को सारे थे। ना टाइम था, ना पैसा था, ना दोस्त थे, ना वक्त, मतलब उस तरह की परिस्थितियां भी नहीं थी उस टाइम। बट फिर फैमिली भी तो आज मैं कंपेयर करता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड उस टाइम उतना भी था जो था। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सब भी नहीं था जो हमारे पास था, और वो फिर भी इस बिजनेस में बहुत बड़े बन गए। राइट। सर फैमिली तो पॉजिटिव होगी आपकी, पूरा माहौल पूरा मौका देती होगी आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने का। ओके, आज प्रकाश जी पूरे मूड में हैं ठीक है। फैमिली पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि मेरी लाइफ का ट्रांजिशन फेज था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि बिजनेस में आने से पहले, अगर मैं प्रैक्टिकली अपने बारे में बात करूं, तो एटीट्यूड्स बहुत अच्छे नहीं रह गए थे फैमिली के लिए। आई मीन, घर में बहुत कम सुना करते थे लोग। फादर मेरी कम सुनते थे, मैं उनकी कम सुनता था। उस टाइम ये सिचुएशन थी, और अपनी मर्जी के काम कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, सब कर रहे थे, मेहनत पूरी कर रहे थे। लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ था। जब बिजनेस करने का डिसीजन भी मुझे खुद लेना पड़ा था, उसके पैसे भी मुझे ही इकट्ठे करने पड़े थे। ऐसा नहीं है, फादर की जॉब अच्छी थी, वेल ऑफ थे, घर का खर्चा सारा वो करते थे, लेकिन प्रोडक्ट्स मैंने ला के रखे थे। वो बिजनेस किट जो थी उसके लिए पैसे इकट्ठे किए थे मैंने। और जब वो प्रोडक्ट्स खोले थे, पहली बार प्रेजेंट किया था, तो सबका वही रिएक्शन था, ये सब क्या है, ये सब क्या चक्कर है। और इससे पहली बार का रिएक्शन नहीं था, वो कंटिन्यूस था। आई मीन, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं जब मैं सिल्वर या गोल्ड हो गया था, और तब तक भी मेरे फादर का रिएक्शन ये होता था कि घर में अगर कोई भी रिलेटिव आते हैं या जानने वाले लोग आते थे, तो उनकी जब बातचीत होती थी, तो अपने ढंग से बिजनेस को समझा डालते थे कि इसमें ये गड़बड़ है, ये चक्कर है, ये सब बस किस काम में फंसे हुए हैं, पता नहीं कितने दिन चलेगा, पता नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस चले जाते थे, और मैं उनको प्लान दिखाने की स्थिति में भी नहीं रह जाता था। और इनिशियल टाइम में तो मैं अपने घर में, अगर मेरे पेरेंट्स, मतलब फादर अगर हैं, या, तो मैं उस टाइम किसी को बुलाकर प्लान भी नहीं दिखाता था। आई मीन, मैं अवॉइड करता था कि डाउनलाइंस उस टाइम पर आए मेरे घर में। लेकिन सिल्वर और गोल्ड, या गोल्ड, आई डोंट नो, एक दिन संडे की ओपन मीटिंग थी और मेरे को कुछ भी नहीं सूझा। मैं सुबह कैसेट सुन रहा था, ऑडियो कैसेट। एंड फादर ने कुछ ऐसे ही बोला कि मौसा जी मेरे आने वाले थे, और उन्होंने कुछ ऐसे कि आज भी तुम चले जाओगे, हर संडे को निकल के चले जाते हो, ऐसे कैसा। लेकिन जबकि मैं सिल्वर हो चुका था, वो मेरा चेक देख चुके थे उस टाइम, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए के चेक देख रहे थे।
उसके बाद भी उनके रिएक्शंस थे कि तुम्हें मतलब संडे का दिन है आज भी नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैं वो कैसेट सुन रहा था, मैंने कहा एक काम करो, मैं अभी 2-3 घंटे में मीटिंग करके आता हूँ, ठीक है ना, ये कैसेट चल रही है, इसे आप पूरी सुनते रहना। और वो डॉक्टर वैच की कैसेट थी बाय चांस। डॉक्टर वैच उसमें बड़े सिंपल वे में बिजनेस समझाते थे, तो वो ऑडियो कैसेट में चलती छोड़कर चला गया। एंड उसका मैजिक ये था कि जब मैं वापस आया तो मेरे मौसाजी आ चुके थे और मेरे फादर उनको ये समझा रहे थे कि बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। हम तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अभी ये 3 घंटे में कैसे समझ आ गया। सो दैट वाज द सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव या कोई बहुत सपोर्ट मिल जाता था बिजनेस करने के लिए, वो एक फाइट थी अपने लिए। पर हाँ, लेटर ऑन जैसे जैसे चीजें बदलती गई तो ऑफकोर्स घर में लोग पॉजिटिव हो गए। प्रोडक्ट्स के लिए वो पहले दिन से पॉजिटिव थे और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी, ठीक है ना। मदर को थोड़ा टाइम लगा था उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने में, उसको यूज का तरीका एक्सेप्ट करने में, लेकिन मेरे फादर ने क्वालिटी को पहले ही दिन एक्सेप्ट किया था प्रोडक्ट की, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो। लेकिन जब पहले दिन मैंने उनको दिखाया था कि प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, तो पहले दिन बोला प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ये। और जब कंपैरिजन हमने कंसर्न बोले सस्ता भी पड़ेगा, महंगा भी नहीं, तो मुझे ये भरोसा मिला था कि अगर इनको प्रोडक्ट समझ आ गया ना तो इंडिया में मेरा बिजनेस चलेगा। राइट। तो कहीं ना कहीं आप एक फेथ किसी ना किसी चीज को ले ही लेते हो, अदरवाइज करना तो हमें फिर भी। करेक्ट जी सर। स्टार्टिंग में जब यहाँ से बात चली है तो एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जितने लोगों को आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन कराया वो तो फिर सारे ही करते चले गए होंगे आपके साथ। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम शुरू में किसी को ज्वाइन ही नहीं करवा पा रहे थे, राइट। जब शुरुआत मेरी हुई थी तो हाँ, मेरे मोहल्ले में मेरे एक दो फ्रेंड थे जिन्होंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि एक लहर सी थी तो उसमें वो भी स्टार्ट कर रहे थे मेरे साथ साथ, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो स्टार्टअप हुआ था वो बिजनेस लॉन्च से पहले था, यानी और 1 महीने पहले हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे थे। तो वहां देखने दिखाने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास। आई मीन एक वर्बल प्लान होता था बस सुनने और बताने के लिए, कोई लिटरेचर नहीं था, ठीक। कुछ लोगों के पास फोटो स्टेट कॉपीज आने लगी थी एक आध किताब की, और किताब पढ़ने का अपन को शौक नहीं था, तो जब खुद नहीं पढ़ी थी तो पढ़ाते किसी को कैसे। तो फेथ देने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था अपना भरोसा था। तो शुरू शुरू में हाँ फेथ फेथ में बताया था, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स को मैंने बताया, उनको नहीं समझ आया किसी, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, 7-8 फ्रेंड्स, ठीक है ना। कॉलोनी के एक दो दोस्तों में से एक व्यक्ति स्टार्ट कर गए थे, मतलब वो राजी हो गए थे, और राकेश जी, राम राकेश जी राजी हो गए थे, जो कि मेरे बॉस थे। और आप मेरी हिम्मत देखिए कि बीइंग एम्प्लॉय, और मैंने उनको जाकर प्लान बता दिया था, दिखाया नहीं था, बताया था। क्योंकि मुझे एक चीज तो बहुत क्लियर समझ आ गई थी कि अगर तुझे पार्ट टाइम में बिजनेस करना है तो मेरे पास पार्ट टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। जॉब में इस तरह का जॉब था कि कंप्यूटर्स आ गए तो ठीक करने हम लग जाते थे, फिर शाम नहीं, रात नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे ये था कि अगर शाम का टाइम चाहिए 2 घंटे का, तो बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना एक काम करें, जो चीज नेगेटिव लग रही है, मुश्किल लग रही है, उसको पहले ही जीतने की कोशिश कर लेते हैं। आई मीन राकेश जी को मैंने बिजनेस क्लियरली ये बताया था कि इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है, और वो मेरा उनका बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशन कम था, मतलब हम भाई की तरह मानते थे, वो भी छोटे भाई की तरह से ट्रीट करते थे। तो इसलिए मेरे लिए आसान था उन्हें ये बात बता देना। कमाल की बात, मेरे किसी दोस्त ने हाँ नहीं बोला था। राकेश जी ने भी पहले क्लियर कट हाँ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ना भी नहीं बोला। एंड लेटर ऑन वो राजी हो गए कि ठीक है स्टार्टअप करते हैं, आगे देखेंगे क्या करें, क्या है क्या नहीं। तो आपको कई बार पता ही नहीं होता कि कौन शुरू करेगा कौन नहीं। उसके बाद आश्चर्य और अच्छे शुरू हो गए थे। फिर तो हम जिसको भी बता रहे थे वो ना ही कह रहा था, शुरू नहीं कर रहा था। तो 2-3 महीने ये चक्र चलता ही रहा, और एक बार को तो ये लगने लगा, और जो लोग आ भी जाते थे वो आगे कुछ कर नहीं रहे, राइट। और कमाल की बात है, उस टाइम में आज से 22 साल 23 साल पहले आप किसी की शुरुआत करवाते थे तो 4400-4500 रुपए की किट होती थी वो। उस किट को हम खुद लेने जाते थे, पैसे उनसे लेते थे, लेने जाते थे, स्टार्टअप करवाते थे, मतलब किट ला के देते थे। वो स्टार्टअप नहीं कहूंगा मैं उसको, किट ले आते थे उनकी। वो प्रोडक्ट भी नहीं खोलते थे, और 3 महीने के अंदर अंदर वो लोग किट वापस करने आने लगे। उन्होंने इतना लिटरेचर पढ़ लिया कि किट वापस हो सकती है, बाकी कुछ नहीं किया। आई मीन, सो ये बड़ी कमाल की चीज थी कि लोग एफर्ट्स तो कर लेते हैं पर नेगेटिव के लिए पहले कर लेते हैं। उस वक्त तो ये लगा था कि इस तरह से तो ये बिजनेस चलने वाला है ही नहीं, फिर और किसको लेकर आएंगे।
अपना तो सर्कल ही खत्म हो गया था। बट हमारे असली बिजनेस की शुरुआत फिर वहीं से हुई, जब ये लगा ना कि इनमें से तो कोई दिख नहीं रहा। तो फिर मैंने एक चीज ठानी थी कि जरा देखें कि बिजनेस लोग पूरी दुनिया में कैसे एक्सपेंड करते हैं, चलो सीख कर आते हैं। तो सीखने की शुरुआत एक्चुअली वहां से हुई थी, जब ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। तो एक अच्छी आदत क्या है कि किसी भी काम को ऐसे ही छोड़ देने की आदत नहीं है। अगर उसकी सफलता एक बार देख ली है किसी की भी, तो मुझे ये लगता है कि तरीका जरूर सीख लो। बाल की खाल निकालने की आदत है ना, तो बिजनेस की भी बाल की खाल निकालते थे, तो फिर ये भी देखा कि सही तरीके की बाल की खाल क्या है, तो वो ढूंढने निकल पड़े। और ढूंढते ढूंढते बिजनेस बिल्ड हो गया। यस, बिना नो के आपकी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। मैं तो एक सेमिनार याद है मेरे को, तीर्थंकर दत्ता जी का सेमिनार था, और ये तब की बात है जब हम 9% हो गए थे, ठीक है ना। पर उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। उन्होंने वहां पर स्टेज पर बोला, फर्स्ट टाइम सुन रहे थे हम उनको, और बड़ा स्ट्रांगली वो बात करते हैं। उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि अगर आपके कहने से हर व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, तो आप कुछ बहुत गलत कर रहे हो। 20-30% से ज्यादा लोगों को बिजनेस में आना नहीं चाहिए एक्चुअली। अगर इससे ज्यादा लोग बिजनेस में आ रहे हैं, तो या तो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है आपकी, या आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपकी किटें वापस नहीं हो रही हैं, तो आप गलत प्लान दिखा रहे हो, कुछ चक्कर है, सही करो उसे, वरना ये आगे चल के सब ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि अगर लॉ ऑफ एवरेज फिट नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। करेक्ट, ग्रेट सर। इस बात से सर ये पता चल रहा है कि जो नए लोगों के साथ या हमारे साथ हुआ है, वो आपके साथ भी हुआ है सर। और अगर अगर आप आपके साथ हुआ है, तो वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द सक्सेस। आपकी शुरुआत हो गई है। करेक्ट सर। फिर तो आप जहाँ पे हैं, एक दिन हम भी शायद पहुंच ही जाएंगे सर। एग्जैक्टली, उससे आगे जाएंगे। थैंक यू सर, क्योंकि आप साथ हैं ना सर, आगे तो जाना ही है। ग्रेट फॉरवर्ड का बहुत बड़ा फर्क है प्रकाश जी, आप जानते हैं, आपको याद है तब सर। कितने प्रोडक्ट्स थे, कितने साधन थे, कुछ भी नहीं था, करेक्ट सर। लेकिन जोश पूरा था। तो आज भी जिसके पास जोश और जज्बा पूरा होगा ना, तो आज वो कई गुना तेज जाने वाला है, रुकने वाला नहीं। बिल्कुल सर, ये तो है। हाँ जी। सर यहाँ पे एक अभी हमने शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी अभी आए थे। मैं सबसे पहले उनमें से एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा। 6% और 9% कई बार क्या होता है अपलाइन के, मैं जो होस्ट उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किन्हीं के माइक म्यूट ऑल कर दीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक। नहीं, मैंने म्यूट ऑल कर दिया है सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट ऑल कर दिया। जी सर, जी सर। ऑलराइट। ठीक है। तो हो सकता है कोई गाड़ी में हो और गाड़ी में चल रहा है, बिल्कुल I can बिल्कुल। उनका। एनीवेज, तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ रहा था कि कई बार 6% और 9% अपलाइन की सपोर्ट से और अपलाइन टीम के एक मोमेंटम में चले जाते हैं पर्सन। जी तो द मोमेंट जब वो रियलाइज करते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मैं एक स्टार्टअप में आ गया हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर हूँ, तो वहां से आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें बहुत सारी चीजें जिंदगी में साथ साथ चल रही हैं। जॉब है, फैमिली है, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फॉर्मेलिटीज हैं। और पहले जो बहुत साल में 1-2 बार हुआ करती थी, अब वो हर महीने, हर 7 दिन में कहीं ना कहीं लोगों के साथ एंगेजमेंट बहुत हो गई है। तो ऐसे जी। में पर्सन जो अपना वाई है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, और उस वाई की वजह से अपने आप को कंसिस्टेंट मोड पर कैसे रख सके, सो दैट वो बिजनेस को सेंटर में रख के एवरीडे बिजनेस के लिए काम कर सके। राइट सर, जो बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ इन सर। चीजों को लेकर, ठीक है ना। जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं जरा इसको एयरप्लेन मोड पे करता हूँ। श्योर सर। ओके, सर। अब आप सुन पा रहे हैं, राइट? जी ठीक सर। है, बीच में कॉल डिस्टर्ब करने लगा था, ठीक है। सर। सो देखिए, जहां तक गोल्स की बात है, या मैं कहूं कि पैशन की बात है, राइट, तो वो आपके अपने अंदर होता है एक्चुअली।
हम में से हर कोई यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो एटलीस्ट 6 और 9% हैं। तो एक चीज तो बहुत निश्चित है कि आपने लाइफ का कोई तो विजन देखा है तभी बिजनेस में आए। कोई तो चीज आपको है जो लगता है कि पानी चाहिए और इस वजह से आपने एक डिसीजन लिया है। भले ही हो सकता है वो बहुत क्लियर कट ना हो, आपने प्लान देखा, आपको लगा हाँ पैसा अच्छा आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हो सकता है शुरू के जो डिसीजंस होते हैं ना वो बड़े कमजोर टाइप के होते हैं। अच्छा है अगर मिल जाए तो, ठीक है ना। गाड़ी होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, घर होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, इसलिए तो अच्छी लग रही हैं का मतलब क्या है, आपके सपनों में है तो सही हो, आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें बसी हुई हैं, इसलिए आपने डिसीजन लिया है। एक रिकॉग्निशन होना मे बी, ठीक है ना। तो सबके अपने डिफरेंट रीजंस होंगे, पहली बात। लेकिन अपने रीजंस को पहचानना एक चीज होती है। जैसे शुरू में अगर मैं बिजनेस में आया था तो मेरा रीजन कोई बहुत बड़ा नहीं था। एवरी डे मेरा एक कैलकुलेशन रहता था और मुझे लगता था कि अगर 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लगे तो मेरी जिंदगी स्मूथ होने लगेगी, और 25 आ जाएंगे तो आगे तक की सारी चीजें सेट हो जाएंगी। तो आज से 22 साल पहले 25,000 रुपये भी एक अच्छी इनकम हुआ करती थी। और जब मैं उसको कैलकुलेट करता था तो मुझे लगता था कि ये आना तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी जॉब इनकम भी 10,000 टच नहीं कर रही थी एक्चुअली। तो 25,000 रुपया बहुत बड़ी चीज लगती थी। दिन के 10 घंटे 12 घंटे लगाते हुए भी ऐसा लग रहा था कि ये होगा कैसे, कितने टाइम बाद जाके हो पाएगा। ये बिजनेस का 50,000 रुपया जब देखा, 40,000 रुपये उस टाइम दिखाई देते थे प्लान में, तो एक होप बन गई थी कि हो सकता है हो जाएगा। तो बहुत पक्का ड्रीम नहीं था, पर नीड महसूस होती थी, ठीक। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप आए हैं और आपको एक रास्ता मिला है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते जाने की जरूरत है। तो पहली चीज तो क्या करनी चाहिए, अपनी होप को बड़ा बनाना हमें सीखना होता है, ठीक है ना। और ड्रीम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। मिल सकेगा के भाव को आपको बड़ा बनाना होता है। और वो भाव बड़े कैसे बनते हैं, जब आप सफल होने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, ठीक ना। आमतौर पर आम जिंदगी में हमारे आसपास हमारे ही लेवल के लोग रहते हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, ठीक। तो अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो हमारी होप और ड्रीम ज्यादा देर मजबूत रह नहीं जाते, ठीक है ना। तो एक तो बड़ा विजन लेने की जरूरत होती है। ये चीजें दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करती हैं। करेक्ट। आपको दिल से जो चीजें अच्छी लग रही हैं उसको खाद पानी देने की जरूरत है, और दिमाग जो उनको पूरा करने में जहां अड़चन महसूस करता है उसका समाधान निकालने की जरूरत है, ठीक है ना। एक चीज मैं अक्सर बोला करता हूं, मैं फिर बोलूंगा कि अपने स्ट्रॉन्ग सपने को ढूंढने के लिए ज्यादा एनालिसिस मत कीजिए, ठीक है ना। अगेन ये सपना भी उस पारे की तरह ही है, जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हाथ से निकलता है। आई मीन एनालिसिस जरूर से ज्यादा करने बैठेंगे तो, अगर आदमी जो सोचना जानता है तो वो एनालिसिस करने बैठे कि मेरे पास ये गाड़ी होगी तो कैसे होगी और होगा तो क्या फायदा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर में वो एनालिसिस करते करते उसको लगेगा जरूरत क्या है। लॉकडाउन में तो बहुतों को ये महसूस भी हुआ कार की भी कहाँ जरूरत थी। अगर सारी दुनिया अपने घर बैठे तो हमें तो किसी व्हीकल की भी जरूरत नहीं है। डिजिटल पर आने के बाद तो हमें लगा कि पेट्रोल खर्चे क्यों कर रहे थे हम, ठीक है। तो अगर ओवर एनालिसिस पे जाएंगे तो कोई भी दिमाग, अगर दिमाग को जरूरत से ज्यादा ये ढूंढने पर लगाओगे कि मेरा सपना क्या है, तो ये वो जो क्या कहते हैं ना, जैसे वो हिरन की जो कस्तूरी होती है, तो आपका अपना सपना आपके दिल में रखा हुआ है और आप बाहर ढूंढने निकले पड़े होते हैं। उसको ढूंढने का एक सिंपल तरीका होता है, क्या अच्छा लगता है आप, इस चीज को पाकर खुशी महसूस हो रही है, अचीवमेंट की फीलिंग आ रही है, आपको किसी ने, आपने कुछ बोला, अच्छा बोला और लोगों ने ताली बजाई और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बहुत देर तक, तो आपको रिकॉग्निशन की चाह है एक्चुअली। और इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। हम अपने मन को समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है। फोर व्हीलर पे टू व्हीलर आसानी से निकलता है, जाकर बैठिए उस फोर व्हीलर में, घूमिए थोड़ी देर,
और अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो उसको आपकी जरूरत है, वो आपका सपना है एक्चुअली, राइट। खुद को सशक्त होता हुआ महसूस आप करें, और किसी की सहायता करने के लिए भी अगर आपने सोचा कि ये मौका था कि मैं सहायता तो कर सकता था, अगर मेरे पास ये होता तो, ये आपका सपना है, लिख लीजिए उसे तुरंत ही। जब जब भी आप ऐसा कुछ महसूस करें तो जाके लिख दें तुरंत, ये आपका ड्रीम। और ड्रीम ऐसे ही फ्लैशेस में ही आइडेंटिफाई होते हैं। हम गए 25,000 रुपए ढूंढना, क्योंकि उसको लेकर काफी सारी चीजें दिमाग में लगती थी, क्योंकि वो बाइक जब मेरी बार बार खराब होती थी और मैं धक्के देता होता था, मुझे लगता था एक नई बाइक होनी चाहिए। मैं जाकर लिखता था एक बाइक के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, ठीक है ना। जब धूप होती थी, बारिश हो जाती थी, और कहीं जाना है, जाने में अड़चन होती थी, नहीं जा रहे होते थे, मुश्किल, तो मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल, मुझे लगता था एक कार तो होनी चाहिए। फैमिली के साथ बैठकर, मौसम मौसम की वजह से रुक जाते हैं हमारी जिंदगी, एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो वो दिल में, और मैं लिख देता था एक कार चाहिए मेरे को। फिर मैं सोचता था कि कितने की पड़ेगी, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस था। क्या अच्छा लगता है वो लिखते जाओ, क्या पाना आपको अचीवमेंट महसूस होता है वो लिखते चले जाओ, और एक बार लिखो उसको, लॉक करो उसे कि हाँ ये चाहिए, मतलब इसको पाने से मेरा जीवन, मेरे को सफल होता हुआ महसूस होता है। अंतिम सफलता क्या है हम में से कोई जानता नहीं एक्चुअली, और लेटर ऑन हम में से कौन किस चीज के लिए असल में काम करेगा ये भी नहीं जानते। ये तो शुरुआती दौर है। तो मैंने 20-25 हजार के लिए काम किया, तब मुझे लाख रुपए की जरूरत महसूस ही नहीं होती। लेकिन जब हम सेमिनार्स में गए और वहां ना यूएस डायमंड्स का लाइफस्टाइल दिखाते थे, तो बड़े घर देख के अट्रैक्ट कर रहे होते थे, और वो उनकी गाड़ियां जब चल के आती थी तो सबसे ज्यादा वो उनकी कार, वो राशा की एक फरारी ऐसे आती थी, उस पर पीछे लिखा होता था वी वी आर फ्री, और वो आके सीधे वो स्क्रीन पे नहीं, मेरे दिल में पार्क करती थी यहाँ पर आकर। वो वीडियो मैं जितनी बार देखता था, वो यहाँ आके पार्क करती थी। उससे पहले मेरा कोई कैलकुलेशन कार का नहीं था, फरारी नाम मैंने सुना नहीं था, मर्सिडीज में जानता नहीं था किसे कहते हैं, बट दैट वाज वेरी गुड कार, देखने में बहुत सॉलिड डैशिंग। और अब मुझे लगता था कि मेरे पास गाड़ियां होनी चाहिए, राइट। आप पता नहीं कार्स के लिए कितना पैशनेट होंगे, हर कोई नहीं होता है। तो कैलकुलेशन में करने बैठता था तो गाड़ी वाड़ी सब साइड कर देता था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा होता था, दिमाग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। पर वो चीज जब सामने आती थी तो वो सीधे यहाँ आके पार्क होती थी। मैं नेहरू प्लेस बाइक पे जा रहा हूँ, हेलमेट लगाया है, डीजल का धुआं बसों का नीचे से आ रहा है, और उस वक्त अगर कोई गाड़ी मेरे साइड में आके रुक रही है और मैं देख रहा हूँ बंदा आराम से बैठा है, एसी चल रहा है, तो मेरा दिल कहता था ये तेरे पास क्यों नहीं है। तो एक बार दिल में वो फ्लैश आता था ना, मैं उसको कैच कर लेता, ये चाहिए। तो आपके जो सपने हैं ना, वो फ्लैशेस में ऊपर कूदते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको दवा देने की बहुत प्रैक्टिस की हुई होती है, तो थोड़ी देर में वो गायब हो जाते हैं। कैसे ही फील करो, रजिस्टर कर लो यहाँ पर, ये चाहिए मेरे को, ठीक। और चाहिए मतलब इसको पाने का रास्ता मौजूद है, और मिलेगा जरूर। और अपना ये भरोसा था, बिजनेस तो देखा भी नहीं था हमने, पर अपना भरोसा था मिलेगा जरूर, ये कार तो आएगी अपने पास, जल्दी आएगी। बहुत जोड़ जुगाड़ जुगाड़ दिमाग में लगाता था मैं। तो दिमाग को हमने ट्रैक पे किस चीज के डालना शुरू किया था, रेशनलाइज करने के ट्रैक से हटाया, और एक सिंपल चीज समझनी शुरू की कि ये जो चीजें मुझे चाहिए ये दूसरे लोग एंजॉय कर लेते हैं, ये आती हैं, ये खरीदी जाती हैं, ये चलाई जाती हैं, दुनिया में लोग घूमते हैं, ये होता है, और होता है तो तेरे साथ हो सकता है, रास्ता ढूंढ कैसे होगा। तो दिमाग हमेशा इसी ट्रैक पर दौड़ता आया है, आज भी ऐसे ही दौड़ता है, ठीक है ना। आज भी दिमाग में जब लगता है कि 1 करोड़ रुपए महीना आ सकता है क्या, तो दिमाग क्या बोलेगा, अभी तो ना पागल हो भाई। गया है क्या, जरूरत क्या है इसकी, ठीक है ना। बट मैं सोचता हूँ लोग तो करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, आ सकता है, आएगा तो क्या क्या करेगा। तो वो जो दिमाग कहता है ना कि पागल हो गए क्या, जरूरत क्या है, उस विचार को उठा के साइड करते हैं। फिर ये देखते हैं कि अगर आएगा तो क्या क्या करना है, और जिंदगी में क्या बेहतर किया जा सकता है। चलो अपनी जरूरत का उतना पैसा ना भी चाहिए हो,
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरों के लिए की जाए और खुद को संतुष्टि मिले, कहीं तो काम आएगा ना। तो उस ट्रैक पर डालना शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं कैसे आएगा, क्या क्या किया जाना चाहिए, राइट। ये हमने बिजनेस में आकर और स्ट्रांगली सोचना समझना सीखा है इसको, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो विचार मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीने के बाद की इनकम के लिए सोचना लॉक हो जाता था दिमाग, मुझे अच्छे से याद है कि मैं 15% था और मेरा एक डाउनलाइन वो आए और यंग था बंदा और वेरी एक्साइटेड, और उसने ही बोला कि आ, मैंने उसको बोला कि प्लेटिनम हो जाओगे ना तो शादी वादी बढ़िया हो जाएगी। उसने कहा सर शादी तो जब तक 1 लाख रुपए महीना ना आएगा ना तब तक शादी नहीं करूंगा। और मेरे दिमाग में पहला विचार क्या है, ये आदमी शादी क्यों नहीं करना चाहता। मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि 1 लाख रुपए। और मैं उस दिन अपने ऑफिस से घर जाते हुए, मैं 15% लेवल पे था उस टाइम, 15% की इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से काफी थी। आज के हिसाब से देखूं तो 10-12 हजार 10-12 हजार रुपए की इनकम होती थी वो। और मैं सोचा था ये लाख रुपए महीना मेरा डाउनलाइन सोच रहा है और मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों। और उस दिन मैं जाते जाते, मेरी बाइक तो खराब थी तब भी, मैं घर जाते जाते, पैदल जाते जाते हर स्टेप पे एक चीज सोचता गया, लाख रुपए आएगा तो क्या क्या किया जा सकता है, लाख रुपए आएगा तो क्या क्या करना है तो। और घर पहुंचते तक मैंने एक डिसीजन बनाया था, इस बिजनेस के जरिए 6 फिगर इनकम देखकर मानूंगा, ये करे ना करे मैं करूंगा, राइट। तो करेक्ट। वो चीज स्ट्रॉन्ग करना एक प्रैक्टिस का पार्ट है। हमें सफलता के ट्रैक पर अपने दिमाग को डालना पड़ता है, क्योंकि दिमाग रेशनलाइज करना सीख चुका है, उसको आपको सफलता के ट्रैक पे डालने की प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस यही है कि वो जब जब ये बोले कि नहीं ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, उस विचार को उठाकर कितनी जल्दी साइड कर सकते हो आप, और क्या अच्छा लग रहा है वो कैसे पाना है कि विचार को उसकी जगह कितनी जल्दी प्लेस कर सकते हो। और आपके बाद असली, अभी तो आप बिजनेस शुरू करेंगे जिन कारणों से, जिन सपनों से, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप 12% 15%, आपको अपना असली कारण तब समझ आ जाएगा क्यों आपको बिजनेस बिल्ड करना है। ये सब आपको इनिशिएट करवाने वाले कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा 10,000, एक्स्ट्रा 20,000, ठीक है ना, एक कार, एक घर, जो भी आप सोच रहे हो, ये सब तो आ जाएगा रास्ते में। असली कारण तो आप 15% और सिल्वर प्लेटिनम होते होते अपना सही कारण ढूंढ लेंगे। एक्चुअली आपको समझ आ जाएगा आपको असल में क्या पाना है, राइट। तो चलना तो शुरू कीजिए, कुछ चीजें चलने पर ही मिलती हैं, कुछ चीजें चलते चलते मजबूत होती हैं। सो दिस इज एन एक्सरसाइज। सपनों को मजबूत करना एक एक्सरसाइज है जिसमें लगातार अपने आप को उस सफलता के माहौल में उठा के बार बार रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिमाग इलास्टिक की तरह है, उसको वापस खींचने लगता है। लोग हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो आप उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू करते हैं, राइट। आपको अपने सपनों को एक पुली की तरह फिक्स कर देने की आदत आनी चाहिए, ठीक है ना। और जब सपनों को पुली पे बांध दिया तो कोई कितना भी नीचे खींचेगा, आपका माइंडसेट ऊपर ही जाएगा और वहां तक जाएगा जहां तक आपने फिक्स कर लिया है। तो ये एक रिकरिंग प्रोसेस है। जैसे ही आप एक अचीवमेंट लेने लगे, 9% जाए, कुछ अचीवमेंट आ रहा है, टक से एक नया ड्रीम सेट कर दो, नया गोल सेट कर दो। एवरीडे ढूंढो और क्या चाहिए और क्यों चाहिए, एवरीडे। ये एक दो ड्रीम फिक्स कर देने से बात नहीं बनेगी, एक प्रोसेस है पूरा। मेरे दिल में आया कि कार लेनी है, तो फिर उसके पीछे पीछे बहुत चीजें आ गई। कार लेनी है तो वो कार खड़ी रहेगी या चलाई भी जानी चाहिए, तो उसका फ्यूल होने के लिए पैसे चाहिए, तो जितना महीने की किस्त चाहिए उतने का फ्यूल का पैसा भी चाहिए मुझे, ठीक है ना। और उसके लिए एक डाउन पेमेंट चाहिए, राइट। तो उसमें एसी हीटर होना चाहिए या सिर्फ कार ही हो, ठीक। बिलीव मी, मैंने जब फर्स्ट कार खरीदी तो उसके बाद मेरी बाइक खड़ी ही रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मुझे डिसइंटीग्रिटी लगती थी अपने अंदर कि मैं नॉर्मल रूटीन की चीजों के लिए बाइक पे घूमता फिरूं और मीटिंग के लिए कार पे चल के जाऊं। मैंने ऊपर वाले से मांगा था कि फिर देना तो इतना देना कि हर चीज में मेरी फैमिली के साथ कार पे पूरी करता हूं।
ठीक है ना। करेक्ट। तो उसके पीछे पीछे उसको खड़ी करने की जगह, उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, फ्यूल, सब कुछ मिला लो। उस ड्रीम को मजबूत करने के लिए 10 चीजें सामने आएंगी आपको कि वो सब पूरा करना है मुझे, राइट। करेक्ट। एंड सीरीज ऑफ ड्रीम्स होनी चाहिए। हम्म। अभी कार है तो फिर ड्रेसअप भी अच्छा होना ना, ठीक है ना। मेरे को ये अच्छा घर में नॉर्मली मैं जो ड्रेसअप करूँ वो इस स्टैंडर्ड का हो कि उसे पहन के जब चाहूँ मैं कहीं दूर भी निकल सकता हूँ। तो मैं लोकल उसमें कुछ आधा अधूरा पहन रहा हूँ और बाहर, ये मुझे समझ नहीं आता। मतलब इट शुड बी ऑफ दैट स्टैंडर्ड, यहाँ भी अच्छा है तो बाहर भी अच्छा है वो। यस। करेक्ट सर। सर। तो वो सबके पास अपने अपने सोच है। ओके, इस विषय पे तो आप पूरी रात बात कर सकते हो। नहीं, इसी 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 का पार्ट है सर, एक इसी में जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। सॉरी सर, रोक रहा हूँ बीच में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक अराइविंग सिंड्रोम सर कई बार फील होता है, वो छोटे छोटे लेवल्स पे भी मैंने फील किया है। कई बार देखा मैंने कि जो यंगस्टर्स हैं 10-15 हजार की इनकम उनको बहुत जरूरी लग रही होती है, और उनका टारगेट ही वो 10-15 हजार की इनकम है। बैचलर्स हैं, कॉफी कैफे डे की चाय कॉफी पीनी है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, एक बाइक चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, और वो एक छोटा सा जॉब भी उसको पूरा कर देता है। कई बार हमने फील किया कि बिजनेस में कई लोग आए और उनको छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे की दिक्कत हो रही थी, फैमिली को भी दिक्कत हो रही थी, और उनको उनके सीनियर्स ने कहीं कोई हेल्प करके एक छोटा जॉब दिलवा दिया, 10,000 15,000 का भी जॉब मिल गया। और वो जॉब नहीं मिला था तब तक बड़े पैशनेट थे बिजनेस के लिए, और जैसे ही उन्हें जॉब मिला वो ऑलमोस्ट बिजनेस से गायब हो गए। तो पता लगा कि उनका तो ड्रीम कुछ था ही नहीं। अगर वो इस बिजनेस में 12-15% भी चले जाते तो शायद वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम के लिए नहीं जाते। कई बार Exactly. बिजनेस में भी देखा है सर हमने ऐसा, बिजनेस में भी लोग बढ़िया पैसा बना रहे होते हैं, 25-30 हजार 40 हजार रुपए ब्रॉन्ज होते ही, और उसके बाद फिर आगे की सोच ही नहीं रहे होते हैं। तो वो अराइविंग सिंड्रोम कैसे ब्रेक करें सर, वो कंसिस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस कैसे बने सर? सिंपल है प्रकाश जी, देखो मेरे को अच्छे से याद है भोपाल के ग्रुप में एक व्यक्ति थे अरविंद, जिसकी वजह से एक्चुअली बिजनेस उठा था उस टाइम। सर। और उनका उसका एक ही ड्रीम होता था, यंग था वो। एक कार चाहिए मेरे को मारुति 800 और एक मोबाइल चाहिए मेरे नाम की। कमाल की बात है, गोल्ड प्रोड्यूसर होने पर उसने ये दोनों चीजें ली, उसके बाद प्लेटिनम कभी नहीं हुआ। हम्म। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जैसे बोला कि जो सफलता है ये एक जर्नी है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एक चीज अचीव करने चलते हैं आपको आगे के गोल सेट कर लेने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, विजन एक शब्द जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफलता के माहौल में लगातार रहना, और खास तौर से लोगों के अचीवमेंट्स के बारे में सुनते जाना, देखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये हमारे साथ भी होने लगता है। कुछ टाइम तक भी अगर हम किसी नए अचीवमेंट्स को नहीं सुन रहे हैं ना, अगर या देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो अपने को भी ऐसा लगने लगता है अराइवल सिंड्रोम की बहुत कुछ है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया तो चल रहा है, प्रॉब्लम हम्म। क्या है। हम्म। पर जैसे ही कुछ लोगों का अचीवमेंट और नया अचीवमेंट देखते हैं, या कोई चैलेंज सामने आता है या स्ट्रगल होता है, तो फिर अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये काफी नहीं है, अभी अभी तो तुम कहीं पहुंचे ही नहीं हो। तो अपने आप को उस बड़े विजन के माहौल में लगातार रखना इंपॉर्टेंट है, हम्म। ठीक है ना। वो सिर्फ एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया काफी नहीं होता। तो ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस मीटिंग में आए 2-4 बार, जरा देखिएगा कि वो लोगों की सफलता को लगातार कितनी बार देखते सुनते चले जा रहे हैं। और जब हम बोलते हैं ना कि हर रोज कम से कम एक सीढ़ी तो सुन लिया कीजिए, उसका रीजन यही होता है। इस बिजनेस में आप कोई भी काम कंपल्शन से तो कर नहीं रहे हो। जो आपकी तरह तो नहीं है कि सुबह ऑफिस नहीं पहुंचे तो तुरंत का कोई नुकसान दिख नहीं रहा है। हम्म। जो नुकसान है वो आने वाले फ्यूचर का और लाइफ का है, बच्चों का है, आपका है, आने वाले टाइम का। वो हम तुरंत में देख नहीं पा रहे होते, आसपास की जो धुंधलापन होता है। तो एक तो चीज ये है कि उनको हम लगातार उस माहौल में बनाएं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज समझी, प्रमोशन। प्रमोट करना किसी चीज को, ठीक है ना। अगर आप उन चीजों को लगातार लगातार प्रमोट कर रहे हैं, एडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीजों से लोगों को फर्क पड़ता है, उनकी सोच बड़ी होती है, सोचने का तरीका, और अगले गोल्स, अगले ड्रीम्स मजबूत होने लगते हैं उनके, उन चीजों को लगातार प्रमोट करें, वो टूल्स आपके, ठीक है ना।
टॉक अबाउट बिग थिंग्स ऑल्सो, और सुने, अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो सुने और सुनवाएं। उसके बावजूद बहुत सारे लोग लंबा विजन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस दुनिया को चलना है, ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाई है दुनिया, और हमारा काम क्या है? फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर पाना लोगों को। तो ऑफकोर्स कुछ लोग फिर भी आएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए ही कुछ अचीव करने के लिए होंगे, बट वो बाय द टाइम किसी ना किसी लॉन्ग टर्म वाले व्यक्ति तक आपको पहुंचा देंगे, जिसका माइंडसेट लॉन्ग टर्म चलते चले जाने का। इसलिए महत्वपूर्ण तो वो लोग भी हैं। तो अगर आपने अपना काम पूरा किया है, अगर आपने उनको सही ढंग से चीजें प्रमोट की हैं, मीटिंग प्रमोट किया है, आप उनको विजन दे सकने वाली चीजों को लगातार देते, सुनवाते गए हैं, दिखाते गए हैं, प्रमोट करते गए हैं, तो आपने अपना काम पूरा किया है। रेस्ट इज अपॉन गॉड। तो आप और मैं भगवान तो है नहीं जो उसको बदल देंगे, उसकी सोच को एकदम से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। दुनिया में कॉर्पोरेट्स भी चलने हैं, एम्प्लॉयज भी रहने हैं, काम भी होना है, हर कोई तो हर काम नहीं करने वाला है। तो ये जरूर देखें कि क्या आपने अपना काम पूरा किया है प्रमोट करने का, विजन देने का। कई बार क्या होता है बिजनेस में, हम कुछ लोगों को जब लाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने बाद कहानी क्या रह जाती है? वो लोग अचीव तो करते हैं, बट हमारी कहानी सिर्फ मैकेनिक्स की बात करने की रह जाती है। हम हर बार गोल सेट करते हैं तो वो मैकेनिकल टाइप ही होता है, बस कि इतना पीवी, इतने लोग, इतना ये, उसमें कहीं ड्रीम या अचीवमेंट या एक्साइटमेंट की कोई बात नहीं आ रही थी। फिर उस टाइम हम सीरीज भी सारी वही प्रमोट करते हैं जिसमें टीचिंग्स हो रही होती। उसके साथ साथ विजन वाली सीरीज नहीं प्रमोट कर रहे होते कई बार। एंड ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो साथ के साथ, अगर आपने वो खाद नहीं दी है बार बार, तो पौधा सूखेगा। या तो वो व्यक्ति ऐसा हो, 4% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, ठीक है ना। मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि मुझे प्रकाश जी को, राकेश जी को, विनोद जी, जो भी लीडर्स ऑलरेडी सामने आ गए हैं, लाल सिंह जी यहाँ पर है, हमें थोड़े दिन आप किसी बिल्कुल सूफी संत वाले माहौल में ले जाके बिठा दोगे ना, या हम किसी खास परिस्थिति में आकर उलझ जाएंगे, कुछ दिन उलझे रहेंगे, तो थोड़ी दिन में हमारा दिमाग बाउंस बैक करना शुरू कर देता है। हम उस माहौल में ज्यादा देर टिके रह ही नहीं पाते। थोड़ी देर में हमारे दिमाग में वापस ही आने लगता है कि क्या यही है जो पाना चाह रहे थे, क्या ये काफी हो गया, या और भी कुछ करने की जरूरत है। तो हम बहुत देर बैठे नहीं रह सकते हैं, चाहे कितना भी टफ सिचुएशंस हो। अगर सारा मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो सचिन शर्मा उठता है, फिर वापस प्रकाश जी वापस उठते हैं, ठीक है ना। गोपी जी कमर कस लेते हैं, राकेश जी अपनी कमर कस लेते हैं, और आपकी टीम में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो रुकने वाले नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है उठो, अब कुछ खास और करने का टाइम है, लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, ठीक है ना। आई रिमेम्बर मेरा फाउंडर एमरेट जिस साल हुआ था मेरा और अलका का, उस साल गाजियाबाद में बिकॉज ऑफ स्कीम्स, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था कि हर किसी को ये भरोसा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पिन पे मौजूद नहीं है। मतलब सिल्वर सिल्वर नहीं है, प्लेटिनम प्लेटिनम नहीं है, ये भरोसा था सबको, बिल्कुल पक्का भरोसा कि एक्चुअली कोई भी रिपीट उस लेवल को नहीं कर पा रहा है। और उस टाइम हमें वो सब चीजें दिख ही नहीं रही थी, हमें तो ये दिख रहा था, फोकस दिख रहा था कि ये तो किया जा सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसी मार्केट में हो सकता है। और हम करते गए करते गए करते चले गए, एंड इवेंचुअली हमें पता चला कि हम फाउंडर एमरेट, और सारे लोग आंखें खोल फाउंडर हो गए। फाउंडर का मतलब क्या था? आप रिपीटेडली क्वालिफाई कर रहे हो। तो मार्केट को वापस बाउंस करवाने वाले लोग भी तो होते हैं ना, वो हमेशा 4% लोग होंगे। जो भी आपकी टीम में लोग टिके हुए हैं उनमें से 4% लोग ऐसे ही होंगे जो उसको उठाते हैं, और बिजनेस होने की वजह से आगे बढ़ता चला जाता है। यस और नो? यस। तो वो तो आपको मिल जाएंगे, बट बाकी सारे लोग, यानी 20-30% लोग माहौल से ड्राइव होते हैं और धीरे धीरे उस माइंडसेट को कैच कर लेते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग फिर इस 4% कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 4% इज व्हाट? 4% इज 20% ऑफ, मतलब 4-5% जो है, विच मीन्स 20% ऑफ 20%। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 20% ड्रीमर्स हैं उसमें, जो माहौल से ड्राइव हो जाएंगे। और उस 20% का 20%, यानी 4% लोग जो है, वो तो सेल्फ ड्रिवन मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो अगर आप सही बंच क्रिएट करते जा रहे हो और उनको सही माहौल प्रमोट करते जा रहे हो, तो वो 4% ड्राइव होने करने वाले और 20% ड्राइव होने वाले लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। माहौल इंपॉर्टेंट है, उसका प्रमोशन आप किस तरह से कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट जी सर। जैसे आपने एक छोटा सा नाम लिया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। टीम में ऐसा बहुत बार होता है कि गोल्ड चले गए या सिल्वर चले गए या 9% चले गए या 15 चले गए, और उनके माध्यम से हमें लोग तो मिल गए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, तो आप उनके पीछे नहीं पड़ गए थे कि उन्हें लाते हैं उठा के, वो गोल्ड गए हैं तो उन्हीं को प्लेटिनम और डायमंड लेके जाएंगे? जिस दिन आप ये एटीट्यूड बनाओगे पीछे पड़ने वाला, उस दिन आप खुद को खत्म कर लो। क्या करना चाहिए सर ऐसे में? लीडर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है? सर हम लियो रीगन जी के साथ बैठते थे और हमें बड़ा अच्छा मौका मिलता था, प्रकाश जी आपको याद होगा। जी सर। ठीक है ना, हम ट्रिप्स पे जब भी जाते थे तो मैं और राकेश जी तो रात में पकड़ लेते थे उन्हें, और हम हमेशा उनसे बेसिक्स जानने की कोशिश कर रहे होते थे, और वो हमेशा हमें एटीट्यूड सिखा रहे होते थे क्या होना चाहिए। ठीक है ना, और क्योंकि यूएस इंग्लिश में बड़ा तेज तेज बोलते थे तो आधी बात तो मैं तो पकड़ नहीं पाता था। राकेश जी 75% बातें समझ जाते थे, मैं 20-30% समझ पाता था, और मैं बाद में पूछता था क्या क्या बताया। एनीवे, तो उनसे बड़ी चीजें जानने को मिलती थी। बड़ा प्यारा सेंटेंस वो हमेशा बोलते थे। उन्होंने बोला, मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि इस बिजनेस में जब भी आप अटक जाओ तो उसका एक ही समाधान है, स्टार्ट स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल। बोले इस बिजनेस की किसी भी समस्या का एक सीधा समाधान क्या है? स्टार्ट स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल। और जब आप नए लोगों को स्पॉन्सर करने लगे ना, तो उनके साथ फिर सही चीजें पूरी करना शुरू कर दी जो आप पिछले लोगों के साथ कहीं मिस कर गए थे। एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और वो कई बार वो फिर बाद में हम चीजों को समझ पाते हैं। तो वो नए लोग आपके फ्रंट लाइन्स में भी हो सकते हैं और डेप्थ में भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी स्टेगनेंसी आ रही है, आपको लग रहा है कि लोग विजन कहीं मिस कर रहे हैं, बड़ा चार्ज था बंदा अब नहीं है, ठीक, तो पहली चीज तो एक ये समझे कि जिस टाइम आप बिल्डिंग प्रैक्टिस में है, बिजनेस को बिल्डिंग प्रैक्टिस में, तो पूरी तरह किसी के भरोसे छोड़ ना दें उसको। हमारा काम एम्पावर करना डेफिनेटली होता है। अगर मेरा कोई डाउनलाइन एक्टिवली अपने सारे काम पूरे कर रहा है, वो 9% 12% की तरफ गया है और उसने लीडरशिप गेन की है, वो प्लान भी दिखा रहा है, इनवाइट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टिल मेरा काम क्या होगा कि मैं उसकी डेप्थ में कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्ट बातचीत भी बनाए रखूंगा। डायरेक्ट बातचीत का मतलब दोस्ती बनाए रखूंगा। ठीक है ना, मेरा एम उनको बाईपास करना नहीं है, मेरा एम उनके रास्ते क्लियर करते चले जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं परफेक्ट तो कोई इंसान होता ही नहीं, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति तो परफेक्ट होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो गलती भी करेंगे, कहीं ना कहीं अपना विजन लूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन बन सकती है। तो अगर मेरा वो यूनिट या बिजनेस पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट है, तो जिस दिन उनकी कोई सिचुएशन बन गई, जिस दिन उनका कोई एटीट्यूड चेंज हो गया, उस दिन वो सारी यूनिट चली गई मेरी। तो मेरा भविष्य मेरे हाथ में कहीं ना कहीं टच में तो रहना चाहिए ना। और जब आप डेप्थ के टच में होते हो तो माइंडसेट्स भी आपको पता चल रहे होते हैं कि ऊपर से टीचिंग्स किस तरह की आ रही हैं या माइंडसेट किस तरह का जा रहा है और कहाँ करेक्शन की जरूरत है। ठीक, वो आपको हमेशा पता चल जाता है। सो एज अ लीडर, डेप्थ को बिल्ड करते चले जाना, यानी डेप्थ के अंदर कहीं ना कहीं बिल्डिंग प्रैक्टिस में मौजूद रहना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब आप ऑलरेडी बिल्डिंग प्रैक्टिस में रहेंगे तो कोई चीज बहुत ज्यादा असर, ज्यादा झटका नहीं दे पाएगी आप। बट स्टिल अगर कहीं ऐसा हो गया है कि कहीं टीम मौजूद है, बंच मौजूद है, लेकिन स्टैग्नेंसी बनी हुई है और हम वही पुराने लीडर्स के साथ उनको कोशिश करने में लगे हुए हैं बार बार, तो उन्होंने सीखा तो बहुत है, लेकिन माइंडसेट ग्रोथ वाला शायद अभी उतना नहीं रह गया, या कुछ टाइम के लिए टेम्पोरली वो अटक गया है दिमाग। करेक्ट। ठीक है ना, अक्सर किसी व्यक्ति जो खासतौर से 6, 9, 12% तक की बात मैं कर रहा हूं, अगर उसको ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है ना, तो वो दिमाग में ही अपनी लिमिट्स मान लेता है कहीं ना, वो हर बार वही 12% जाने की कोशिश में लगा हुआ है, बस इससे आगे सोच ही नहीं रहा, उससे आगे उससे आगे सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वो उससे आगे सोचता है तो या तो प्लेटिनम एमराल्ड सोचता है, वरना इससे आगे की सोचता नहीं कि वो 15% और 18% जाने के लिए उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए।
उसको लगता है एक बार फिर से रिपीट ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात। और धीरे धीरे वो बैगेज दिमाग में नहीं। और बिजनेस कितना कमाल का है, जैसा माइंडसेट बनाते जाओगे वैसा ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा आपको। माइंडसेट आपने ये बनाना शुरू किया जी नहीं टाइम तो लगता है, नहीं मुश्किल तो है, नहीं वक्त तो बहुत लगता है, आपको एक्चुअली और टाइम लगता चला जाएगा, क्योंकि वही माइंडसेट आप अपने साथ नए आने वाले लोगों को ट्रांसफर कर रहे होगे। नहीं टाइम तो बहुत लगता है, ठीक है ना। मैंने देखा लोग, हम पहले 1 साल 1.5 साल में बोलते थे सिल्वर ब्रेक हो सकता है, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं 2 साल में भी हो जाए तो अच्छा है, फिर हमने कहा 5 साल में भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप कर क्या रहे हो, आप नए आदमी को होप तो पहले स्टेप पे तोड़ रहे हो। अगर परिस्थितियों की वजह से आपको कुछ टाइम लग गया, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, या आपने बिल्ड किया और वो सस्टेन नहीं किया क्योंकि सिस्टम से नहीं बंधा था या मार्केट बदल गया, वट एवर रीजन इट वाज, बट वो नए व्यक्ति के साथ रीजन थोड़े गया वो। करेक्ट। मैं अपनी पेस मीटिंग्स में जनरली पुराने लीडर्स को ये कहने को मना कर देता हूं कि आपने कब स्टार्ट किया था ये मत बोलना। क्यों, मैं झूठ नहीं बुलवाना चाह रहा, लेकिन मैं किसी नए व्यक्ति को वो पहले ही स्टेप पे तोड़ना नहीं चाहता हूँ। करेक्ट। ये उसकी गलती नहीं है कि उसके आसपास 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले शुरू किया था, अभी उसको वो देखना बाकी है जिसने अभी 1 साल पहले शुरू किया था और वो प्लेटिनम हो गया और एमरल्ड जा रहा है, वो लोग भी तो मौजूद है ना। अब मैं उस पेस मीटिंग में उन लोगों को नहीं अगर मौजूद करवा पाता हूँ तो उस बेचारे की क्या गलती है, समझ रहे हैं ना। तो पोटेंशियल तो है जैसा जैसा माइंडसेट आप डिलीवर करने लगेंगे बिजनेस का, वैसा ही रिजल्ट आप पाने लगेंगे। इट्स ऑल माइंडसेट। अगर आप बिजनेस का माइंडसेट, अरे इट्स सो सिंपल, बहुत आसानी से होता है, सिर्फ आदतें ही तो बदलनी है, सिर्फ रोज का रूटीन तो सेट करना है, एंड कमाल है हम 15 जा रहे हैं। आप इस माइंडसेट को रिपीटेडली बोलना शुरू कीजिए जरा। हम 15% कर रहे हैं अभी 2 महीने 3 महीने में, ठीक। हम शुरू करते हैं तो सीधा ऐसे ग्रो करते चले जाते हैं, रुकते नहीं है जी। आप नए आने वाले लोगों के साथ ये बात करना शुरू तो करो, और वो ऐसे ही ग्रो करते हुए दिखाएंगे आप, क्योंकि एक्चुअली वो उतना ही सिंपल होता जाएगा उनके लिए। नए आदमी को बोलो बहुत मुश्किल है तो वो वैसे ही टफ हो गया आपके लिए। आपने कहा आसान है तो वो आसान ही होता चला गया, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि स्पॉन्सरिंग स्टार्ट करें, फोकस सीधा डालें कुछ नया बंच क्रिएट करने के ऊपर, और जैसे ही एक नया 6 नया 9 क्रिएट करने पे आपका फोकस जाता है तो एक तो आपका सोच का दायरा बदलता है, आपको खुद के काम से जैसे ही रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं आपके अपने कॉन्फिडेंस बढ़ने वापस शुरू हो जाते हैं। नया 6 नया 9 आते देखकर जो पुराने लोग हैं उनको बड़ी कुलबुलाहट होने लगती है कि हाँ ये तो अभी भी काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, स्पॉन्सरिंग अगर मुझसे नहीं हो रही तो ऐसा थोड़ी है कि स्पॉन्सरिंग हो नहीं रही, तो वहां उनका फेथ वापस आना भी शुरू हो जाता है। तो डेप्थ में नई पिन्स को क्रिएट करना आपका नेक्स्ट फोकस होना ही चाहिए, ठीक। अपने लिए कोई एक आध नया ग्रुप क्रिएट करके दिखा देना एक फोकस होना चाहिए। ये काउंसलिंग का मैटर है कि आप अपने पर्सनल ग्रुप को डेवलप पहले करें या एग्जिस्टिंग ग्रुप में से आप डेप्थ निकाल सकते हैं, तो वहां पहले कर देना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोई लोग हैं जिसमें पॉजिटिव माइंडसेट के काफी लोग हैं लेकिन एक्टिविटी उतना नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अच्छा है कि वहां डेप्थ में आप कुछ नई पिन्स निकाल दो, वहां से पॉइंट स्केच करो, तो पॉजिटिव है तो वो और मल्टीप्लाई होता जाएगा पॉजिटिव। और किसी ग्रुप में अगर बहुत मैसअप्स हो चुके हैं और माइंडसेट्स पॉजिटिव नहीं है, तो वहां नया कुछ क्रिएट करके डालते जाने से भी कई बार वो आपका किया हुआ खराब होने लगता है। तो ये काउंसलिंग का मैटर होता है, ये फिर अपलाइन के साथ बैठ कर चेक करो कि कहाँ काम करना बेहतर रहेगा, बट कहीं जाकर आप काम करना शुरू करो, सिंपल सी बात है। पहला काम, लोगों से बात करना शुरू करो, कम्युनिकेट करना शुरू करें एंड स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव। जैसे ही आप बातचीत करोगे आपको पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही पॉइंट मिले उनके साथ मिलकर आप नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ नई स्पॉन्सरिंग लाने की पहला काम करना शुरू करें। नए स्टार्टअप्स आते ही आपको कोई दिखेगा जो नया छह जाना चाहता है, और जब आपको ये रिस्पॉन्स मिलने लगे तो रुकना मत। बहुत बार ये होता है कि जैसे रेस्पॉन्स तो अंदर से हाँ ठीक है अब तो करेंगे तो हो जाएगा, और आप छोड़ देते हैं और उनके भरोसे कि चलो अब आप करो इसे, तो आप करो तो फिर वापस ले जाएंगे उनको वहीं पे। ये आपको इनपुट डालते चले जाना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो इंजन पूरा स्टार्ट ना हो जाए। करेक्ट। सो दिस इज द वे। यस करेक्ट सर। इसका मतलब सर अगर किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम उस पर ना बाउंडेड होके, डिपेंडेंट ना होके, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीपल होने चाहिए जिनके साथ हम काम करके अपनी डेप्थ को बिल्ड करते रहें,
और नए लोगों को लाते रहें, क्योंकि जैसे एक कार और एक मोबाइल किसी को अगर स्टॉप कर सकता है या अराइवल सिंड्रोम दे सकता है, तो किसी और को किसी और चीज से आ सकता है, तो मैं मेरी सक्सेस को क्यों रोकूं? एग्जैक्टली। बहुत बार सिचुएशंस होती हैं, ठीक है ना। घर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर करने वाला पहलू क्या होता है? घर, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ में कुछ भी ऐसी खींचतान हो गई तगड़ी वाली, तो वहीं ब्रेक लगा देता है आदमी, सारे ड्रीम सब गायब हो जाते हैं उसके थोड़े दिन के लिए, करेक्ट। ठीक है ना। और उस टाइम में अगर उस टीम को आप कहीं ना कहीं टच में नहीं हो, तो उनके झगड़े में तो लोगों के सपने चले गए, उनकी जिंदगियां चली गई। आप टच बनाए रखो। धीरे तो धीरे सर, आदमी इस चीज में भी मैच्योर हो जाता है, थोड़े दिनों में वो समझ जाता है कि ये तो रोज के रूटीन की जो चीजें हैं उसकी वजह से मेरा फ्यूचर क्यों खराब होना चाहिए। तो बहुत जल्दी लीडर एक्चुअली सीखता क्या है? लीडर बहुत जल्दी अपने आप को पॉजिटिव एक्शन में वापस लाना सीख लेता है, इसलिए वो लीडर होता है। करेक्ट। लीडर वो होता ही इसलिए है कि वो वापस अपने को ट्रैक पे डालना जानता है, फटाफट किसी भी सिचुएशन के बाद वो वापस वहीं आता है खड़ाक से अपने काम को। करेक्ट सर। तो सर, इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है मेरा कि क्या एक आइडियल स्ट्रक्चर और आइडियल लीडरशिप होनी चाहिए, या किस नंबर पे हम अपने आप को ये मान सकते हैं कि हाँ अब मैं किसी एक लेग से फ्री होता जा रहा हूँ, या 6% जाते जाते क्या स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, या अगर मैं आगे की भी बात करूं कि अब एक ऐसा नंबर आ गया है मेरे पास कि हाँ अब मैं और लेग्स पे मूव ऑन कर सकता हूँ और ये लेग मेरी ऑनगोइंग प्रोसेस में रहेंगे, और उस टाइम पे मेरा क्या माइंडसेट रहना चाहिए? उनको छोड़ना तो खैर कभी नहीं होता, बट फिर भी क्या माइंडसेट होना चाहिए सर? प्रकाश जी, जो हमने सीखा, फॉलो थ्रू तो हम कभी छोड़ते नहीं। लेग्स काफी बड़ी हो जाती हैं उसके बाद तक भी, सर। ठीक है ना। लेकिन जहां एक्शन पार्ट है, आपके एक्शंस चेंज होते चले जाते हैं, ठीक। तो किसी भी लेवल पर मान लीजिए आप एक टीम पर काम कर रहे हैं और आपने उसके किसी पॉइंट पे काम किया और नया 6 क्रिएट किया, सर। तो नया 6% ले जाने में जनरली वो आपका काम है और इनकी क्रेडिबिलिटी, सर। ठीक है ना। ये पॉइंट डेप्थ में भी कहीं हो सकता है, आप जहां भी आप काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने एक्शन किया और एक नया 6% क्रिएट किया, ये अभी स्टेबल नहीं है। ये नया नया लीडर है, एक्साइटेड है, ये आउट ऑफ एक्साइटमेंट और क्रेडिबिलिटी की वजह से एक रिजल्ट आया है जिसमें आपकी थोड़ी नॉलेज शामिल है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि इस 6 को फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें और फिर रिपीट करें अपने एक्शन से। यानी वो 6 पहुंच गया तो अभी काफी नहीं है, उसको 9 पहुंचाने के लिए आप कम से कम 3 बार उसको रिपीट करवाते चले जाएं 6%। इस बीच में अगर वो चीजें कैच कर रहा है और आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं जो चीजों को सीखने लग गए हैं, तो ये टीम जल्दी से 9% की तरफ जाने लगी। एक 6% तब मेंटेन करता है। एक सिंपल सी चीज, अगर मैं पैरामीटर्स के बारे में बात करूं जो हम समझ पाए थे कभी भी, किसी भी एक टीम में मीटिंग अटेंड करने वाले 3 से 4 लोग रेगुलर हैं, तो वो यूनिट 6% रिपीट कर रही होगी। आपकी रेगुलर जो वीकली पेस मीटिंग्स होती हैं या ओपन मीटिंग होती है, उसमें कंसिस्टेंटली किसी टीम के 3 से 4 लोग अगर कनेक्ट कर रहे हैं रेगुलर, तो वो कैपेसिटी रखती है 6% रिपीट करते रहने, राइट। 6% कई बार लोग प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से भी बना लेते हैं, ठीक है ना। 2-3 यूनिट, मतलब 2-3 पॉइंट्स पे 200-300 पीवी, 200-300 पीवी, 3-4 लोग अगर अटेंड कर रहे हैं रेगुलर मीटिंग, तो टीम का साइज करीब 10-12 लोगों का हो चुका होगा। यानी अगर किसी टीम का साइज 10-12 लोगों तक आ गया है और 3-4 लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप उसकी 6% रिपीट होते चले जाने के बारे में सोच सकते। दूसरी बात, वो 6% बहुत लंबे टाइम तक 6% नहीं रह जाएगा, या तो वो 9 की तरफ जाएगा या वो वापस चला जाएगा, ठीक। तो अगर हमने उसको उस जगह छोड़ दिया कि भाई तुम 6 हो गए हो, अब आगे का काम अपने आप सीख लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि कितनी देर सस्टेन करेगा। इट्स यू। अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए एज अ लीडर, तो आपको आने वाले पॉइंट्स जो नेक्स्ट लोग हैं उनके साथ किसी नए व्यक्ति को नया 3 और 6 ले जाने के लिए लगातार काम करते जाना चाहिए।
और इसको हम डेप्थ ड्राइविंग कहते हैं। डेप्थ ड्राइविंग का मतलब डेप्थ में लोगों को डालते रहना नहीं है। डेप्थ ड्राइविंग का मतलब है कि जो डेप्थ में व्यक्ति आया है नया, उसके साथ एक स्टार्टअप करना, उसके साथ मिलकर उसकी लिस्ट के ऊपर काम करते चले जाना, ठीक है ना, और उसको प्रमोट करना, वो सारी चीजें जो उसको देखनी सुननी चाहिए, और उसके लिए कुछ लेवल क्रिएट करते समय ये ढूंढना कि नेक्स्ट व्यक्ति कौन है जिसके साथ मैं एक्शन आगे बढ़ा सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड डेप्थ ड्राइविंग सर। जी। और डेप्थ ड्राइव करते समय एक चीज क्या होती है कि ये मिस्टर ए बिजनेस में आए, आपको मिस्टर बी मिले, फिर आपको सी मिल गए, और इनके साथ आप काम कर रहे हो एक्शन, ये थोड़ा सीख गए हैं, ये थोड़ा थोड़ा कुछ करने लगे हैं, पर हमारा सारा फोकस यहां आ गया। तो मिस्टर ए और बी को आप कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में रखा है या नहीं रखा, या अपलाइन के कहीं ना कहीं टच में लेकर आ गए हो या नहीं। क्योंकि जब आपने इनके साथ काम करना शुरू किया था मिस्टर ए के, तो उनके पास अपनी एक क्रेडिबिलिटी और फेथ लिस्ट थी, जहां उनको बहुत टेक्निक की जरूरत तो नहीं थी। जब तक उनकी स्पॉन्सिंग्स आई, उनके साथ आप आ गए, जो एक्टिव दिखा उसके पास अपनी एक क्रेडिबिलिटी लिस्ट है, फेथ लिस्ट है, उसके साथ आप काम करते जा रहे हो। तो ये तो हुआ इजी वर्क, मतलब फेथ लिस्ट के साथ काम होता जा रहा है और एक नया सिक्स क्रिएट हो रहा है आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपके एक्शन की वजह से, काम की वजह से। लेकिन मिस्टर ए की जब क्रेडिबिलिटी लिस्ट खत्म हो गई है, जो उनके आसपास की लिस्ट है, तब असली बिजनेस उनका शुरू होने जा रहा है। मतलब अब सीखने की शुरुआत होनी चाहिए। तब उसकी उनकी जो सेकेंडरी लिस्ट आएगी, सेकेंडरी लिस्ट को बिना स्क्रिप्ट के वो बिजनेस में नहीं ला सकते, वो फेथ से नहीं आएगी। और यहां पर अक्सर क्या होता है, अब तक वो जो भी कह रहे थे उससे लोग आ जा रहे थे, और उनका फेथ ये था कि बस यही कहना है मुझे। वो नेक्स्ट गियर डालना अभी नहीं जानते। यहां पर उनके इनविटेशन पर या प्लान दिखाने पर रिजल्ट ड्रॉप करना शुरू करता है, और उनको क्या लगता है मेरे अपलाइन ने साथ छोड़ दिया, मेरी डेप्थ में चले गए, अब तो मेरी तरफ देख नहीं रहे, और इसीलिए मेरा रिजल्ट जो है अब मैं साइड नहीं बिल्ड कर पा रहा। और वो ऐसे हाथ करके बैठते हैं और कहते हैं पहले इन्हें ही काम कर लेने दो, देखते हैं नीचे से क्या निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, आप एक क्रिएट करते हो, फिर नीचे क्रिएट करते हो, ये ढीला पड़ता जाता है, फिर नीचे क्रिएट करते हो, ये डाउन होता जाता है। तो हम रिवॉल्विंग राउंड बना रहे हैं। बट इस बीच में अगर हम ये समझें कि जब आप डेप्थ में जा रहे हो, इनको आपके साथ की जरूरत है, और इनको आप साथ मिलकर स्क्रिप्ट के थ्रू इनविटेशन करना, रिपीटेड सिखाते और दिखाते हो कि अब आपको ये स्क्रिप्ट ही यूज करनी है, इसमें रेशियो कम आएगा बट रिजल्ट अच्छा है, सिलेक्शन अच्छे होंगे। एम्पावर करना भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ करके दिखा देना काफी नहीं है, उनको करने के लिए एनकरेज करना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करना उनकी, भाई आप प्लान दिखा रहे हो, चलो मैं साथ में हूँ फॉलोअप में, और ये देखना कि उन चीजों को कितना कैच कर पा रहे हैं। तो ये आप उन लोगों के साथ करते जाएंगे जो चीजों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। कुछ लोग एक्सेप्टेंस बंद कर देंगे या सीख नहीं रहे होंगे आपके बार बार कहने से, तो उस पर डिपेंड नहीं करना, उलझे नहीं पड़े रहना। ये नहीं कि मैं इनको पहले डायमंड बनाऊंगा तभी आगे जाऊंगा, राइट। मेरा इस बिजनेस में एक ही माइंडसेट होता है बताने के लिए कि भरोसा सब में रखो, डायमंड हर कोई जा सकता है आज नहीं तो कल, डिपेंड किसी पे मत करो। डिपेंड बस उस पर करो जो चार्ज ले रहा है, जो चार्ज ले रहा है उसको लेने जरूर दो, और एम्पावर करो, उसको एनकरेज करो कि हाँ ये आप कर सकते हो, ये प्लान आप दिखा सकते हो, ये फॉलोअप आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है ना। डाउनलाइन को अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, देखो इस तरह नहीं ऐसे करना है, और ये बात आप रिपीटेड कर रहे हो, तो थोड़े दिन में वो होप लूज कर देंगे अपनी। बट आप अगर ये कहते हैं कि यस आपने तो कमाल किया, मैं तो इतना नहीं कर पाता था, ये काम आप बेहतर कर पा रहे हो मेरे से, ठीक है ना, तो आप एक काम करो, प्लान आप दिखाओ, फॉलोअप में करता हूँ। अरे वाह, फॉलोअप में आंसर क्या बढ़िया दिया आपने, आप तो, मैं तो इतना सोच भी नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो कई बार अपने आप को पीछे हटाना लोगों को एम्पावर करने का काम होता है, उनको करने देना। आप स्टीयरिंग पे बैठ के सिखाते रहेंगे तो साइड में बैठा व्यक्ति कार चलाना जिंदगी में नहीं सीख सकता।
जब तक कि आप उसको स्टीयरिंग ना पकड़ा दें। ठीक है, शुरू में गियर अपने हाथ में रखते हैं हम, उसको क्लच एबीसी सिखाते हैं, सब करते हैं, बट स्टीयरिंग तो देना ही पड़ेगा ना उसके हाथ में। करेक्ट। ठीक है ना, तो आपको ये भरोसा करना होगा कि ये नेक्स्ट ये काम कर सकता है, राइट। डरो मत कि उड़ जाएगा, लेट हिम। बट ये करने के लिए आपको साथ चाहिए होता है। तो हमेशा हम डेफ ड्राइविंग में जहां एक तरफ एक्शन डाल रहे होते हैं, वहां तुरंत दूसरी तरफ ये देख रहे होते हैं कि कौन है जो चार्ज लेने को तैयार है, और हम उसको एम्पावर कर सके, सिखा सके, उसका साथ देकर उसका सेकंड लेग थर्ड लेग बिल्ड करने में हेल्प कर सके। तो ये बैलून की तरह से होता है कि आप नीचे से ड्राइव कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ऊपर से फूंक मारते चले जा रहे हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग आप ऊपर देते चले जा रहे हैं उस व्यक्ति को जो सीखने को राजी है, साथ देते जा रहे हैं उसको, और नीचे एक्शन करके ड्राइव करते चले जा रहे हैं, रोक नहीं रहे उसको। ठीक, तो ये बैलून की तरह से बढ़ता चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना उन पॉइंट्स को और बिल्ड करते चले जाना नॉन स्टॉप। कब हम कहेंगे कि फ्री हो गए जी? जनरली अगर आप बिल्ड करते हुए देखते हैं, पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक बिजनेस जो ब्रॉन्ज बिजनेस बन गया है, और अगर उसके अंदर 5-6 लोग कोर की तरह काम करने लगे हैं, ठीक है ना, ब्रॉन्ज का बिजनेस होते होते तो करीब 10 लोग होते हैं जो अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे होते हैं। आई शुड से 15 लोग काउंट कर सकते हो आप, जो एक्टिविटीज अच्छी दिखा रहे हैं, और उसमें कम से कम 5-6 लोग पूरी तरह कोर की तरह काम कर रहे होते हैं। महीने में करीब 20 प्लान 25 प्लान वो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, राइट। और कम से कम 15 लीडर्स का नंबर आप काउंट कर रहे हो, और 20-25 लोगों का नंबर काउंट कर रहे हो। 20 से 25 लोग मीटिंग में कंटिन्यूसली कनेक्ट कर रहे हैं उस टीम के अंदर। तो यहां से थोड़ा सा आप अपनी नजर हटा के अपनी साइड लेग्स की तरफ बढ़ा सकते हो कि 1-2 टीम्स आपने साथ साथ और डाल, ठीक है ना। जब आप साइड में टीम्स और बढ़ा रहे हैं अपनी, तो कोशिश करें कि जब आप मेन लेग के लिए शेड्यूल कर रहे हैं तो उसके साथ इनके शेड्यूल्स प्लग करते जाएं, इसको छोड़ नहीं देना है। जहां जिस टीम में ग्रोथ आती दिख रही है, उस पे आपको 60-70% फोकस बढ़ाते जाना है, वहां से फोकस हटाना नहीं है, अनटिल अनलेस उसमें मेरे को अच्छे प्लेटिनम जाने वाले लोग, और उसके बाद फिर एक और प्लेटिनम, और फिर और एक और प्लेटिनम ना नजर आता है। प्लेटिनम जाने पर मैं उसका टाइम शायद 50% कर दूं या 30% कर दूं, और डेप्थ में किसी को बिल्ड करने का काम चालू रखूं, और अपनी साइड लेग्स को साथ साथ और बिल्ड कर रहा हूं। तो डिपेंड करेगा चार्ज लेने वाले कितने लोग हैं, इस पे निर्भर करता है, राइट। एक बार में कितनी लेग्स को डेप्थ ड्राइव किया जा सकता है, और कितनी डेप्थ में एक्टिव टू एक्टिव लोग अगर आ जाए हैं तो उस लेग से हम फ्री फील कर सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि अब हाँ हम सिक्योर्ड होते जा रहे हैं? प्रकाश जी, ये प्रश्न हर किसी के लिए अलग अलग तरह से काम करता है, और इसका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है सर। स्ट्रक्चर। जी, आइडियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ सर मैं। एक एवरेज जो बात कर सकते हैं हम, जो 3 से 4 घंटे रोज इस बिजनेस को दे रहे हैं, और जो इस बिजनेस को फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं, क्या फील कर सकते हैं और कितने टाइम में वो अगर अपने आप आप को? बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, सर। इफ यू आर द वन जो बिजनेस, अपने बिजनेस को ड्राइव कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, प्रैक्टिकली आप एट अ टाइम मैक्सिमम 3 या 4 लेग, मैक्सिमम 4 लेग पे एक्चुअली फोकस कर पाते हो, इससे ज्यादा पे नहीं। ये तब है जब आप अच्छा खासा फोकस दे रहे हो, ठीक है ना। अच्छा खासा मैंने फोकस मतलब? मतलब ठीक है, एवरीडे आपको पता है कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे बिल्ड करने पर देने ही देने, ओके। 5 घंटे में दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मैं पर्सनली हमेशा 3 लाख 4 लाख को ड्राइव करने की कोशिश एट अ टाइम करता रहा, और धीरे धीरे सफल होकर वो किसी 2 लाख पर आ जाता है, और उनमें से 1 लाख पे मेरा मेजर फोकस होता है, दूसरी पीछे पीछे आ रही थी। तो मैं 2 लाख से ज्यादा एक बार में किसी एक टाइम में फोकस करके ड्राइव नहीं कर पाता। तो सर पर्सनली कहने का मतलब नहीं सर, फिर तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हम ढंग से करते हैं और हम पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो एक बार में हम 2 ही लेग बिल्ड कर सकते हैं, फोकस 4 पे रख सकते हैं एक्चुअली, और बाकी लेग्स को आप इन बढ़ती हुई लेग्स के साथ
क्लब करते जाते हो कहीं ना कहीं पेस मीटिंग में, उस माहौल में बनाए रखते हो, तो वो लोग भी अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और बाद में निकल कर आ जाते हैं सामने, जिसको आप ड्राइव कर सकते हो लेटर ऑन। ठीक है ना? करेक्ट। खोलने को आप चाहे 10 लाख खोल लो, 15 लाख खोल लो, लेकिन ड्राइव आप नहीं कर पाओगे। फिर क्या फायदा सर, उनको नुकसान हो अगर जाएगा। सिस्टम उसे ड्राइव कर पा रहा है, मेंटेन करवा पा रहा है, तो ये आपका लक है। ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकली बात है। सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वैसे? मैंने होते देखा नहीं सर, मैंने डॉक्टर वैज के अलावा किसी का होते देखा नहीं। नहीं, उनका तो केस डिफरेंट था ना सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उनका उनके पैशन को मैच कर पाना मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम में से ज्यादातर, जिसमें कि मैडम वैज, डॉक्टर वैज पूरा दिन, वो तो देवर टोटली सोल्ड आउट। ठीक है ना? और उन्होंने बहुत सारी लैक्स खोली, तो उसमें से 12 लैक्स को ड्राइव किया है उन्होंने। करेक्ट। और एक बार में 12 नहीं ड्राइव हुई है, तो में 3 से 4 स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिर 3-4 स्ट्रॉन्ग हुई, फिर 3-4 स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। ठीक है ना? मैंने कार्ल रीडन से एक बार यही प्रश्न किया था, एंड वो इनिशियली नेटवर्क 21 से बिलोंग करते थे, फिर विनर्स में साथ आए थे, तो बहुत सारे लोगों को वो सिस्टम्स की कहानियां नहीं है पता, बट हमें मौका मिला था उनसे बात करने का। वो अनिल नारंग के अपलाइन हुआ करते हैं। जी सर। तो मैं और अलका होस्ट कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि ये लोग तो बहुत सारी लैक्स की बात किया करते हैं अक्सर, तो जरा इनसे पूछता हूँ कि ये स्ट्रक्चर के बारे में क्या। एंड आई जस्ट आस्क कि कार्ल, आप क्या सजेस्ट करते हो कि कितनी लैग पर एट अ टाइम काम कर सकते हैं? तो ही सेड नॉट लेस देन 3, नॉट मोर देन 4। मतलब स्ट्रेट अवे उन्होंने बोला कि 3 लाख पे फोकस कर लो, वही काफी है। मैंने कहा बट लोग तो 12 लोग खोल कितने भी दो, बट यू कैन नॉट एक्चुअली फोकस एट अ टाइम मोर देन 3 lakhs। उन्होंने स्ट्रेट अवे यही शब्द बोले थे, और मैं इस चीज को हमेशा, तो मुझे थोड़ा तसल्ली मिली थी कि हाँ मैं सही। एंड देन आई आस्क कि अच्छा, किसी एक लैग को आप कितना डीप तक कहते हैं कि सपोर्ट देना चाहिए? ही स्ट्रेट अवे सेड कि गो अप टू 100 डीप। 100 डीप जाने तक तो आप रुको मत। 100 डीप जाने तक आपको 20 लीडर्स मिल जाएंगे जो उस लैग को संभाल सकेंगे, और 10,000 प्लस पीवी तक आपको ले जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है कि जो लैग आपकी 10,000 पीवी जा रही है, उसमें अगर आप एक्टिव टू एक्टिव काउंट करो कि ये एक्टिव अच्छा है, ये एक्टिव अच्छा है, ये एक्टिव है, ये पीवी कर रहा है, ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये प्लान कर रहा है, एक्टिव टू एक्टिव डेप्थ काउंट करोगे, तो एक्टिव टू एक्टिव 20 या 25 डीप तक जाते हो आप, और वो लैग क्वालिफाई कर रही होती है। और टोटल डेप्थ आपकी 100, मतलब 4 में से एक लीडर मिलने लगता है आपको, 3-4 स्पॉन्सिंग्स में से एक लीडर बनने लगता है, तो प्रैक्टिकली 100 डीप जाने तक 25 मिल जाते हैं आपको, और वो लैग सॉलिडिफाई होने लगती है। तो ही सेड स्ट्रेट अवे कि 100 डीप जाने तक रुकना मत, ड्राइव करते हुए, लोगों के नीचे लोगों को डालते हुए नहीं, ड्राइव करते हुए, बिल्ड करते हुए। और वो कहते हैं कि 1 महीने में 3 से 4 डीप चले जाओ। तो जब आप प्रैक्टिकली एक्शन कर रहे हैं, चलो मैं एक छोटा सा आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ सर। हफ्ते में 7 दिन है आपके पास, 7 शामें हैं आपके पास, ठीक है ना? और आप हो जो किसी डीप पर ड्राइव कर रहे हो, ओके। एक शाम में आपने 1 लाख की डेप्थ में कहीं एक्टिविटी क्रिएट, प्लान शो किया, क्योंकि वो प्लान शो करना नहीं जानता, आप कर रहे हो, राइट? जिसको प्लान दिखाया और वो पॉजिटिव है, तो उसको फॉलोअप का टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उसका फॉलोअप कौन करेगा? जिसके लिए प्लान आपने दिखाया वो तो कर नहीं सकता, वो तो प्लान दिखाना नहीं जानता, फॉलोअप कैसे करेगा? करेक्ट। तो फॉलोअप का भी नेक्स्ट इवनिंग आपको फिक्स इसके लिए करनी पड़ेगी। और ऐसा आप फिर सेकंड लेग में कहीं डेप्थ में करते हो एक एक्टिविटी, तो उसके लिए फॉलोअप के लिए एक शाम चाहिए आपको। करेक्ट। तो 6 शामों के अंदर आप 3 लेग की 3 एक्टिव पॉइंट्स पर जाकर एक्शंस डाल सकते हो, और फिर उसका फॉलोअप कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू एक्शन के मामले में। और वो जब टीम बड़ी होने लगती है, हाँ, फिर आप ये जरूर कर सकते हो कि कंबाइन करके आपने एक साथ पेस मीटिंग कर दी, एक साथ कोई ग्रुप प्लान कर दिया, फिर वो तब जब मीटिंग्स बनने लगती हैं, तब आप थोड़ा बल्क में मोमेंटम क्रिएट करने लगते हो। तो लीडर का काम मीटिंग्स क्रिएट करना जरूर होता है,
हमने हमेशा ये देखा है कि कौन सा हॉल है और हम कितना भर सकते हैं, ठीक है ना। बट सिर्फ बल्क में बुलाकर टीच कर देना काफी होता नहीं है, डेप्थ में जाकर फायर आपको क्रिएट करनी पड़ती है। करेक्ट। एज अ लीडर डेप्थ में फायर क्रिएट करना अपना काम। और अगर उस टीम में कोई लीडर ऑलरेडी ये काम करने लगा है तो आप उन पॉइंट्स को देखो जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, वहां आप फायर क्रिएट करनी शुरू कर दो अगर वो टीम तेजी से ग्रो करनी है। क्लैश ना बनाओ कि जी जहां एक्टिविटी आ रही है वहीं वो भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा और सब वहीं जाएंगे। अगर वो अच्छे से हैंडल कर पा रहा है उस एक्टिविटी को तो फाइंड आउट सम अदर पॉइंट जहां पर वो मिस कर रहा है या नहीं कर पा रहा या एटीट्यूड चैलेंज है इस वजह से नहीं। आपके जाने से वहां अगर फायर क्रिएट हो रही है तो आप क्रिएट करना शुरू कर दो। मे बी कि वो उसकी सेकंड लैब हो, मे बी कि वो उसके अपलाइन में कोई हो, मे बी कि उसकी डाउनलाइन में कोई व्यक्ति हो, आप वहां पर उस फायर में घी डालने का काम करना शुरू कर दो। तो एक्शन के लिए ही आपको शाम चाहिए और उस एक्शन को फर्निश करने के लिए शाम चाहिए। तो हफ्ते में यस। और मैं ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, मैंने एट अ टाइम एक साथ 6 लैक्स को मतलब टोटल 9 लैक्स को ड्राइव करने की बहुत कोशिशें की, ठीक है। और हर लैक को मैं कम से कम 9% तक लेकर गया हूँ, 12%, 9% एट अ टाइम, एक ही टाइम, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। लेकिन मार्केट में एक चीज क्या होती है, हर 1 साल 2 साल में कोई ना कोई एक बड़ा चेंज आ रहा होता है, ठीक है ना। मे बी कभी सिस्टम का कोई चेंज हुआ, मे बी एमवे ने कुछ रूल चेंज किए, मे बी मार्केट के एनवायरमेंट में कोई चेंज आ गया, कभी कोई स्कीम आ गई, कभी कुछ आ गया कुछ आ गया। हर 1 से 2 साल में कोई चेंज आता है। 1 से 2 साल में आपकी जो लैक्स 15% प्लस पहुंच गई है वो टिक जाएंगी। आज शुरू हुआ और 1 साल 2 साल के अंदर पहुंचते पहुंचते ब्रॉन्ज या इससे ऊपर के लेवल पर आ गया, वो लैक वो पॉइंट्स टिक जाएंगे आपके। पर जो पॉइंट्स आपके 6-9% तक ही गए हैं, 9-12% आप क्रिएट कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, फिर उनको टाइम लग रहा है क्रिएट, वो हल्की सी आंधी आते ही उड़ जाते हैं, फेथ नहीं बना पाते, तो आप बस क्रिएट ही करते रह जाते हैं और उसको स्ट्रांग नहीं बना पाते। दूसरा, आप ऐसे वाइड जाओ और 12 लोग स्पॉन्सर करो, 12 के 12 100 या 200 पीवी पे ही है, फेथ लेवल कैसा है? बिल्कुल नहीं, छोटा सा। छोटा सा। आप 3 से 4 लाख के अंदर 12 पॉइंट्स क्रिएट करो जिसमें एक में करीब 4-5 पॉइंट्स आ गए, 4-5 स्पॉन्सरिंग आ गई, एक में 2-3 स्पॉन्सरिंग आ गई, 3-4-7 मतलब ठीक है। और ऐसे करते हुए आप 3 लाख में ये 12 पॉइंट्स स्पॉन्सर करते हो उसी टाइम स्पेन के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये 3 लाख की स्टेबिलिटी क्या उन 12 लाख से ज्यादा नहीं है? यस, बिल्कुल है। ठीक है ना। और जब आप यहाँ पर एक 100 पीवी क्रिएट करते हो तो उठकर ये वापस आते आते ये 500 पीवी बनने लगता है, 600 पीवी बनने लगता है, अगर ये फ्रेश एक्टिविटीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत पुराने ग्रुप में आपने 100 पीवी बनाया तो वो एकदम से 600 हो जाएगा, फेथ का मैटर भी है, लेकिन नए नए ग्रुप्स में ये होने लगता है। तो यहाँ पर आपने एफर्ट किया एक नया स्पॉन्सरिंग और 100 पीवी का और सबको इंस्पायर करते चले गए, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट आया 500 पीवी, 600 पीवी। वो आप साइड में 100 पीवी कर रहे हो, उसका मल्टीपल इफेक्ट किसको आ रहा है? इसको आ रहा है, इसको आ रहा है, किसको आ रहा है? आपको भी नहीं आता। और ब्रॉन्ज पेन या जितना भी एमवे का आज 4+ प्लान है वो कम से कम 3 लाख बोल रहा है आपको, 4 लाख। दे आर टॉकिंग अबाउट फोकसिंग। क्यों? क्योंकि 20 साल के स्पैन में जब उन्होंने बहुत स्टडी करके देखा, व्हाट दे फाउंड, उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लेग्स थी, अगर कोई डायमंड गया ऐसी लेग्स बनाते हुए जिसमें 10 प्लैटिनम एंड अबव थे, एमरल्ड थे 2-3 या डायमंड आ गए थे, वो हमेशा अपनी पिन को सस्टेन कर रहे हैं। और जो ऐसे चले गए थे कि डायमंड गए और बस ठीक है ब्रेक कर गई थी लेग्स, या वो डायमंड के बजाय ईडीसी और डबल डायमंड चले गए थे और लेग्स छोटी थी, उनमें ज्यादा फाउंडर प्लैटिनम्स नहीं थे, ज्यादा एमरल्ड नहीं थे, वो अपनी पिन्स मेंटेन नहीं कर पाते थे। वो लेग्स उनको नचाती रहती है, कभी कोई ड्रॉप कर गई, कभी किसी का कुछ हुआ, वो छोड़ देते हैं, मतलब उनकी तरफ ध्यान देना भी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने देखा सस्टेनेबिलिटी 95% से ज्यादा उन लोगों की है रिपीट करने की पिन्स की जिन्होंने डेप्थ बिल्ड करनी सीखी है। और यही कारण है आज की डेट में
जो बड़े पिन लेवल्स हैं वो गार्ड के थ्रू मिल रहे हैं, ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड्स के थ्रू, और वो इसी बात पर है कि एक एक लेग में आपके कितने फाउंडर प्लेटिनम, कितने फाउंडर एमरल्ड, कितने डायमंड्स हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी नाउ, और उसके हिसाब से आपकी पिंस लेवल भी चेंज कर रहे हैं, आपका पैसा भी बदल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब आप क्राउन 20 लाख से जाएंगे, जैसे कि क्राउन के लिए आपको 10-12 लाख भी बहुत है। रादर फाउंडर डायमंड जाने के लिए 6, उसके बाद दार के ईडीसी डबल डायमंड तो 6 लाख ही बना देंगे आप। तो वो ग्लोबली ये मान रहे हैं कि आपको लेग्स स्ट्रॉन्ग करनी आनी चाहिए। तो ये इनिशियल लेवल पे भी उतना ही सच है जितना बड़े लेवल्स पे, राइट? करेक्ट सर। तो बिल्ड करें लेग्स को, फोकस करें, छोड़ना दें। ऐसा ना कहें कि सिल्वर हो गया, अब इसको देखने की क्या जरूरत है, इसको देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। करेक्ट, समझ रहे हो ना जी? लीडर आ गया है तो अच्छी बात है, वो सपोर्ट कर रहा है टीम को बिल्ड करने में। वो आपका रोल चेंज हो जाएगा, बट आपकी प्रेजेंस नहीं हटेगी वहां से। आप किसी ना किसी वे में प्रेजेंस रहेंगे, गाइड करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं एक्शन को बढ़ाने के लिए। ये अच्छी बात है सर। हमारी डेक में अगर हमारे अपलाइन भी इन्वॉल्व हैं तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी अपलाइन है जो मेरी टीम को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, और मेरी डाउनलाइन में अगर मेरे जैसे कुछ लीडर्स आ गए हैं तो ये भी मेरे लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी टीम संभालने को है। तो अपलाइन भी है और डाउनलाइन भी है, सो टुगेदरनेस एक बड़ा फीलिंग गुड देता है। एग्जैक्टली, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है प्रकाश जी, जो मैं अक्सर देख पा रहा होता हूँ। सर आपने मुद्दा छेड़ा है तो मुझे याद आ जाता है। प्लीज सर। बिजनेस में 2 चीजें बड़ी खतरनाक, सर ठीक है ना? नंबर 1 पॉलिटिक्स, छोटी छोटी पॉलिटिक्स। ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, या इसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा क्यों बन गई, या इसकी डाउन करो। वो डाउन जहां सोचा आपने किसी का, वहां आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। वो चाहे आप अपने अपलाइन के लिए सोच रहे हो या डाउनलाइन के लिए सोच रहे हो। नेचर लॉ भी है सर ये। हाँ, ये पॉलिटिक्स आपकी टीम्स को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती। फर्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन, टीम को प्रोटेक्शन देना इज अ डिफरेंट थिंग। कई बार हम प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव थॉट से, किसी के नेगेटिव एटीट्यूड से, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट वर्चस्व के बारे में, ये जो वर्चस्व की दौड़ होती है ना, और ये मैंने बहुत देखा कि हम जैसे ही 9 गए, 12 गए, 9-12% लेवल पर वर्चस्व, ये मेरी टीम है, ऐसे हम उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। मैं बिल्ड कर रहा हूं इसको, मेरा नाम रहना चाहिए, राइट? आपका नाम ऐसे करने से बड़ा नहीं होगा, ऐसे करने से बड़ा होगा। आपका असली बिजनेस आपके सिखाते रहने से बन ही नहीं सकता। जिनको आपने ऐसे जकड़ लिया, पकड़ लिया कि मैं बताऊंगा, मुझसे बात करो, मुझसे सीखो। अपलाइन से आप नहीं बात करवा रहे हो ये सोच के कि मेरी सक्सेस काउंट होनी चाहिए। सक्सेस आप ही की काउंट होगी। आपकी सक्सेस इस बात में नहीं है कि आपकी टीम सिर्फ आप ही का नाम ले रही है। आपकी सक्सेस इस बात में है कि आपकी टीम को आप कितनी जगहों से कुछ ऐसा सिखा दे रहे हो कि वो ग्रो करते चले जा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी लर्न। मेरे को सबसे, अगर वो XYZ लीडर से सीख सकता है तो मैं उससे सिखवाऊंगा। इस सीडी से सीख सकता है तो मैं उसको वो सीडी सुनवाऊंगा, ठीक है ना? अगर वो मीटिंग में जाकर सीख सकते हैं तो मेरे को मीटिंग प्रमोट कर दूंगा। मैं 10 लीडर्स के नाम लेकर एक बात कहूंगा तो उसको बात को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैंने इनसे सुना था, इनसे सीखा था, इनने बताया, इनसे मिल लो, राइट? तो टीम जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये वर्चस्व वगैरह छोटा भूल जाए। आपको एक्सपेंड करना है, आपको पूरे इंडिया में बिजनेस पहुंचाना है, ठीक? वर्चस्व तो आप अपनी लोकेलिटी में बना सकते हो ना। करेक्ट। अगर आपको बिजनेस अलग अलग जगहों पर एक्सपेंड करना है तो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना ही है। यस और नो? अपलाइन का भी लेना है, किसी ना किसी टीम का सपोर्ट लेना है, आपको सिस्टम का सपोर्ट लेना है। तो ये बिजनेस सपोर्ट लेने और देने से ज्यादा बड़ा होता है। सिस्टम का पूरा जिस्ट ही यही है कि तुम मेरे लिए बिल्ड करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्ड करता हूँ। यहाँ की ओपन मीटिंग में आप अपने लोग आने दो, वहां की ओपन मीटिंग में मेरे को सीखने, मेरे लोगों को सीखने दो, राइट? एक दूसरे को सपोर्ट देकर बिल्ड करना ही सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो वो तो आपके अपने छोटे टीम में भी होगा ना। करेक्ट। तो अपलाइन से कनेक्शंस बनाना आपके काम को आसान बना देगा। अगर आपके डाउनलाइन का फेथ अपलाइन में, वैसे भी नंबर 1 थिंग, हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति से रिलेट नहीं करता। करेक्ट। फर्स्ट थिंग। दूसरा,
कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रिलेट कर रहा है तो वो लगातार आपसे रिलेट करता नहीं रह सकता, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद वो आपसे कहीं ना कहीं बोर होगा या कुछ आपसे अलग सीखना चाहेगा, राइट। हर व्यक्ति को आप हमेशा इंस्पायर नहीं कर सकते, यू आर नॉट द ओनली वन जो किसी को इंस्पायर किए रख सकते हो। कई बार जो बात आप कह रहे हो वो सुन भी नहीं रहा, वही बात आपका अपलाइन कह देता है, उसको सुनाई दे जाती है। चेहरा बदल देने से, मुंह बदल देने से बात सुनाई देने लगती है, राइट। आप स्ट्रांगली कह रहे हो 9 को स्टेप करो और आप करके भी दिखा रहे हो तो भी वो नहीं मान रहा है, क्योंकि आपका पिन लेवल अभी उसको बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। और जैसे ही आप किसी बड़े पिन लेवल से वो बात कहलवा देते हो तुरंत मान लेता है वो बात, राइट। जिसके साथ मैं मिलके काम कर रहा होता हूं उसको मैं वो 9 कोर स्टेप और पॉइंट सिखाता हूं, उसको समझ नहीं आते। वही बात मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वो डेप्थ में मैं किसी को सिखा रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उसके अपलाइन को एडिफाई कर रहा हूँ। आई मीन आई एम द अपलाइन ऑफ देयर अपलाइन, तो भी मैं उनको एडिफाई करके जिस दिन इनसे सिखवा देता हूँ उसको समझ आ जाती है बात। चेहरा बदलने से बात बदल जाती है, मतलब उसके सेंस बदल जाते हैं लोगों के। तो ये मान के चलेगा कि आप ये मानो कि मेरी टीम में आने वाला हर व्यक्ति मेरे से इंस्पायर होना चाहिए, हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि हर व्यक्ति का मैं तो ये ढूंढता हूं कि मेरे टीम में जो आ रहा है वो किससे इंस्पायर हो सकता है, उससे कनेक्ट कर दूं जरा, उसको इंस्पायर होने दो ना मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो ऊपर वाले को कहता हूं मेरी 6 लेग ऐसी हो, 12 लेग ऐसी हो जिनको मुझे पूछने की जरूरत भी ना पड़ती हो, इससे ज्यादा फ्रीडम क्या होगी। सही बात है। और लोग परेशान इस चीज के लिए हैं कि जी 9 से 12 जाते हुए किसी और का नाम ना ले ले वो। Why are you worried about? Build business, टीम बिल्ड करो। पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ हम उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा वाले लोग जी यहाँ के सेमिनार में हमने इनको सुना, आई सेड वेरी गुड, आप सही ट्रैक पर हो, मुझे मत सुनो उन्हें सुनो, काम कर लो ठीक है ना सर। हम दूसरों से सीख सीख कर ही तो बिल्ड हुए हैं। करेक्ट सर। तो ये बात सबसे ज्यादा समझने वाली है कि बांधने की कोशिश में मत लगो, फैलने के तरीके ढूंढो, एक्सपैंड करने के तरीके ढूंढो ना। और तभी आपको तुरंत टूल्स की इंपॉर्टेंस, टीम की इंपॉर्टेंस, अपलाइन की इंपॉर्टेंस सब समझ में आने लगे, राइट। व्हाट एल्स? मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ आपको क्या लगता है ये सारी बातें प्रकाश जी नहीं जानते? वो एमरल्ड नहीं बने हैं क्या? उन्होंने टीम्स बिल्ड नहीं की? ही नोज। बट आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे कहने से समझ आ रही होगी, और कल राम राकेश जी बोलेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। बस यही फर्क है, और इंसान की ये फितरत जिसने समझ ली वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिल्ड हो जाएगा, राइट। जो स्क्रू जिस चीज से खुल जाए सर, खोल लेना चाहिए। हाँ, जो टूल उसको खोल सके वो राइट टूल है, सिंपल है सर फाइनली एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। 9% BFI जाने के लिए, वो 9% BFI निकालने के लिए हमें क्या वर्क एथिक और क्या अपलाइन डाउनलाइन कोऑर्डिनेशन फॉलो करना चाहिए? जी प्रकाश जी, वर्क एथिक्स की जहां तक में बात है, मेरे को ये लगता है जब करो जुनून से करो। ये बिजनेस में बहुत ऑर्गेनाइज वे में किया हुआ काम ही सिर्फ काम नहीं करता है, आपका जुनून काम करता है सर। ठीक है ना। जुनून का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। आप अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पा रहे हो रिवार्ड्स को, पहली चीज। जो भी रिवार्ड मिल रहा है वो आप अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण मान रहे हैं, आपने एक अर्जेंसी क्रिएट की हुई है अपने लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भरोसा आपके अंदर है और वो भरोसा ट्रांसफर करते हो आप किसी। लेकिन हमारे पास लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे आ गए? क्वेश्चन उनके पास भी थे, क्वेश्चन हमारे पास भी थे। उनके पास जुनून नहीं था, अपने पास जुनून था सफल होने का। वो क्वेश्चंस कर रहे थे, हम आंसर्स ढूंढ रहे थे, राइट। यही तो कर रहे थे। करेक्ट। हम कहीं भी जाते थे, लोग कहते थे यहाँ नहीं चलने वाला भाई, सब यहाँ के लोगों का ये माइंडसेट था, और अपना दिमाग अटक जाता था, यहाँ जरूर चलेगा। दैट वाज द पैशन, दैट वाज द जुनून। क्यों नहीं चलेगा? अगर यहाँ इंसान है, जिंदा है, तरक्की के बारे में कुछ भी सोचता है तो बिजनेस चलेगा, यहाँ कौन रोकेगा इसको, राइट। तो पैशन इज वन थिंग, आपका खुद का जुनून कैसा है, और जुनून है तो आप अपना बेस्ट दोगे,
वर्क एथिक्स का मतलब क्या है? अगर आप अपनी जॉब शेड्यूल सारी चीजों के साथ किसी तरह 2 घंटे निचोड़ के निकाल पाते हैं इस बिजनेस के लिए, और वो आप निकाल रहे हो, तो आपका जुनून है। बट आप एक्चुअली 4-5 घंटे निकाल पाते हो, पर दे दो ही रहे हो। एक वो व्यक्ति जो किसी भी तरह निचोड़ के 2 घंटे निकाल रहा है, और एक वो व्यक्ति जो 5 घंटे दे सकता है लेकिन दे दो ही रहा है। आपको क्या लगता है किसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आने होंगे? ऑब्वियसली जो पूरे शेड्यूल के बाद, यस इसकी बुलेट में फोर्स ज्यादा होगी, यस इसका बारूद ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? सो बिल्कुल। इट्स अबाउट कि आप वर्क एथिक्स तो आप डिसाइड करो। मेरा कहने का मतलब है कम से कम 9% जा रहे हैं, 20 से 25 प्लान का तो माइंडसेट होना ही चाहिए एसटीपी। मतलब 20 से अराउंड 20 इवनिंग्स आप एसटीपी तो कर ही रहे, और डिजिटल पे हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? और जो प्लान्स आप दिखा रहे हैं उसमें जो भी व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, तो पहले उस पर फोकस करो, फिर प्लान दिखाने में ही मत लगे रहिए। प्लान का कुछ नंबर ड्रॉप करेगा लेकिन दिखाते जाइए, लेकिन साथ में उस पर पहले ध्यान दो जो स्टार्ट कर रहा है, तो उसका गेटिंग स्टार्टेड, उसके साथ मिलकर थोड़ा रिलेशनशिप क्रिएट करना, उसको अपलाइन से मिलवाना। आज की डेट में किसी भी नए व्यक्ति को स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव है, उसको महीने में कम से कम 2 बार 3 बार अपने किसी न किसी अपलाइन से मिलवाने का रूटीन जरूर बना, क्योंकि वो जैसे ही आपके अलावा और भी टीम को देखता है और टच में आता है, उसका भरोसा बड़ा होने लगता है। सिर्फ आपको देखते देखते भरोसा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं खुद भी अगर स्पॉन्सर करूं, मेरा कोई भी लेवल बताया जा रहा हो, ठीक है ना, नया व्यक्ति के लिए मैं उसका सिर्फ एक स्पॉन्सर हूं और कुछ नहीं। राइट? और मैं उसके साथ काम कर रहा हूं, और अगर मैं उसको टीम नहीं दिखा रहा अपनी, और टीम मुझे एडिफाई नहीं कर रही है, तो मेरे साथ ज्यादा देर काम नहीं करता रहेगा, चाहे मेरा कोई भी लेवल हो। अगर मुझे पर्सनली ग्रो करना है तो मैं टीम के थ्रू ही ग्रो कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज के अंदर। राइट? मेरी अपनी टीम में क्योंकि प्लेटिनम भी है, एमरल्ड भी है, डायमंड में, तो मेरे को मौका मिलता है उन सबसे मिलवा देने का। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे डाउनलाइन है अपलाइन है, मैं लीडर्स से उनको मिलवा रहा होता हूँ। मेरी पर्सनल टीम में मैं देख रहा होता हूँ कि वो मेरी बाकी टीम के किस लीडर से इंस्पायर होता है, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। राइट? सो दैट्स ऑल। वर्क एथिक्स ये है, कम से कम 20 से 25 एसटीपीज कीजिए, अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए, और ये ढूंढिए कि किसके अंदर बीज है जिसको ग्रो किया जा सकता, किसको खाद पानी देनी है। थोड़ा सा पानी दोगे तो पता चल जाएगा कि वो बीज जड़ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। थोड़ा सा भी नर्चर करोगे, थोड़ा सा भी आप उसको माहौल में लेकर आओगे, खाद मिलवाओगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कैच कर रहा है नहीं। जिसकी जड़ें बनने लगे हैं उसको तो पूरा फिर फोकस करके आपको डेवलप करना है, डिपेंड नहीं करना। साथ साथ पैरेलल कुछ ऑप्शंस डेप्थ में साइड में क्रिएट करते जाओ। तो वर्क एथिक्स ये है, कम से कम 20 से 25 प्लान्स और 9 कोर स्टेप्स जो हम कहते हैं। आपका बुक फंक्शन टेप, जब आपकी टीम ग्रो करने लगी है, आपको रिजल्ट मिलने लगे हैं, तब आपको ज्यादा सीरीज सुनने की जरूरत है, ज्यादा अपलाइन से बात करने की जरूरत है। इफ यू आर गोइंग 9% और 12%, देखो आपकी फ्रिक्वेंसी अपने अपलाइन, प्लेटिनम, एवब, जिससे भी आप टच में रहते हैं, ठीक है ना, उससे आपकी फ्रिक्वेंसी दिन में कम से कम 1 बार 2 बार बात करने की है कि नहीं। जब आप नया 9 नया 12 जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बातचीत करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वक्त सीरीज को रिपीटेडली सुनना। ठीक है ना? जब आप 12% लेवल क्रॉस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट है। राइट? लेकिन तब बुक्स का नंबर बढ़ाना भी होगा आपको, क्योंकि एक अलग तरह का माइंडसेट गेन करना है आपको एज अ लीडर। राइट? करेक्ट सर। तो ये सिंपल चीजें हैं सर बाकी तो अपना बेस्ट देना है ना। जी सर। राइट? एक सर फाइनल क्वेश्चन है, मेरे को जब अपनी मतलब लोग स्पॉन्सरिंग करनी होती है तो मेरे को आसान लगता है, मैं खट से स्पॉन्सरिंग कर देता हूँ, खट से रिटेल भी कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे टीम में लोगों के साथ उनसे काम कराना होता है तो कई बार लगता है कि ये कर क्यों नहीं रहे हैं, कई बार लगता है इन्हें कर लेना चाहिए, कई बार लगता है इनसे कैसे कराऊं, कैसे इनकी टीम बिल्ड कराऊं, ये दिख रहे हैं कर सकते हैं लेकिन मैं करा नहीं पा रहा हूँ। तो
कितनी मीटिंग्स आज की डेट में एज ए डिजिटल, क्या मीटिंग्स मतलब क्या फ्रीक्वेंसी मीटिंग्स की होनी चाहिए, और मैं उन लोगों से टीम में जो नए लोग आ गए हैं या जो टीम बन गई है उनसे आगे कैसे काम कराऊं, टैप बिल्ड करते समय इस पॉइंट को कैसे सही करूं मैं, मतलब एक आइडियली 9% 12% का क्वेश्चन है बस। ठीक, आप अपने यहाँ जब प्लान शो करते हैं आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, आप बहुत लकी हैं। सर। क्योंकि मेरा अपना रेशियो हमेशा उल्टा था। सर। मैंने जब अपने लिए प्लान्स दिखाए तो सबसे कम रेशियो में रिजल्ट मिले मुझे, और डाउनलाइंस के लिए प्लान दिखाता हूँ तो ज्यादा रिजल्ट मिल जाते हैं। बट एनीवे, पर जनरली क्या होता है कि जब हमारा पर्सनल एक्शन से यानी पर्सनल लिस्ट पे काम करने से रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, तो एक बड़ी गड़बड़ क्या होने लगती है कि जो बंच क्रिएट हुआ है और वो हमारे हिसाब से ड्राइव नहीं हो रहा, हम उसको बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे कितने ही लोगों को ये कहते सुना, भैया अब नए अच्छे लोग आ रहे हैं, और मैं ये सोच रहा था कि खराब लोग आए कब थे इसके बिजनेस। और मुझे पता है कि ये जो नए अच्छे लोग आ रहे हैं इनके साथ जैसे ही 8-10 लोगों का बंच बनेगा, इसकी कहानी फिर वही होगी। इनको छोड़ेंगे और अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो आसान लग रही है। अगर आपको पर्सनली काम करके स्पॉन्सर करना अच्छा लगता है तो ऐसा ही कुछ काम डेप्थ में भी कीजिए, उनकी लिस्ट पे मिलके कर लीजिए। कहीं स्टैग्नेंसी आ रही है तो अपनी स्पॉन्सरिंग भी वहां रख सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंजर कॉलिंग है या कोल्ड कॉन्टेक्टिंग है, उसको आप इस पे कहीं डेप्थ में रख के उसको ड्राइव करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? इसमें सबके अलग अलग विचार होते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं फायर दे देने से अगर वो वापस फायर कैच की जा सकती है तो कर देना चाहिए। ठीक, और उसमें तुरंत ये देखिए कि कौन एक्टिवेट होने लगा है। जिन लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट हुए जोश था लेकिन फिर डाउन हो गए, तो उनको वो फेथ रीगेन करने में थोड़ा वक्त लगता है। और यही आपकी बिजनेस की सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप उस वंश को उस वक्त कितना जल्दी वापस उठाना जानते हैं, क्योंकि ऐसा तो रिपीटेडली होगा। जैसे ही कोई 9-12% वाला बंच बनेगा, वैसे ही उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें आएंगी। वो बंच जिस व्यक्ति की वजह से बना है, अचानक उसका माइंडसेट बदल गया, उसका कहीं ट्रांसफर हो गया, ठीक, या डेप्थ में से लोगों ने उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया तो ये भी ठंडा पड़ गया, राइट, या कोई मैसअप बन गया ईगो का, बहुत बार बन जाता है और इस वजह से वो स्लो डाउन हो गए। डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन कोई ना कोई रीजन अचानक उसको स्टैग्नेंट करने लगता है। एंड दिस इज दी, यहाँ आपकी लीडरशिप है। आपको पैसा आपकी लीडरशिप का मिलने वाला है। यहाँ आपकी लीडरशिप है कि जब आप उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाने लगते हैं दोबारा से, और आप बीपीएस पॉइंट पर देखते हैं कि कहाँ एक्टिविटी की जा सकती है। वो लोग अभी क्या नेगेटिव बोल रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अभी ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, बट आप उनसे फिर भी अच्छे से बात कर रहे हैं। आप फिर भी उनको नए प्रमोशंस के बारे में बता दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कोई नया ऑफर आया है, आप उनको बता दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप डेप्थ में कहीं एक्टिविटी लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही नया स्पॉन्सरिंग आती है, नया 100 पीवी बनता है, आप इनको कहीं ना कहीं बातचीत में बता देते हो कि आपके ग्रुप में बड़ी अच्छी एक्टिविटी आने लगी, तो दिस इज द राइट टाइम, आओ जरा साथ मिलकर करते हैं। हो सकता है ये अभी भी तुरंत एक्टिव ना हो या उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि ये पिछले एरा को देखकर इनको क्या लगता है फिर वही ना हो जाए, बट आप रुकते नहीं है और आप एक नया 6% यहाँ क्रिएट करके दिखाते हैं, और आप इनके साथ बातचीत बनाए रखते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई उठता है और वो कहता है जी मेरे को कैसे करना है बताओ साइड से, तो स्टार्ट कैचिंग इट अगेन। और हमें यही सीखना होता है, जैसे ही कुछ स्लो हुआ तो वहां एक्टिविटीज कहाँ और कैसे बढ़ानी है, ठीक है ना, कहाँ उसमें से कुछ ऐसी मीटिंग्स आपको ऑर्गेनाइज कर लेनी है कि वो उनको बूस्ट कर सकें, अपने अपलाइन से बात करें, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग सेशंस दे दें, कुछ ड्रीम बिल्डिंग की चीजें आप उसमें डालनी शुरू करें और डेप्थ में एक्टिविटी ले आए तुरंत कहीं ना। एक नया 6 नया 9 लाते ही वो चीजें वापस आपके कंट्रोल में आने लगती हैं। हर कोई तो आपकी कहने से नहीं चलने लगेगा, बट लॉ ऑफ एवरेज है, उनमें से कुछ लोग आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, और तब आप उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हो। आप 9-12 से उठाकर फिर 15 और
हाँ, सिल्वर की तरफ ले जाते हो, प्लेटिनम ले जाते हो, किसी भी 1 लाख को सिल्वर प्लेटिनम ले जाने के दौर में आपको ये करना ही पड़ेगा। इन मेरा बिटवीन मतलब समझ, सर, इन बिटवीन अप्लाइंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए इन बिटवीन? मतलब जब इनको बिल्ड कर रहे हैं जी सर। सर, यू अपलाइन कोऑर्डिनेशन। आर ए बिल्डर, आप बिल्ड कर रहे हैं, आपकी टीम में आप डाउनलाइन से तो सब बना रहे हैं, क्या अपलाइन कम्युनिकेशन और उसकी जरूरत पड़ेगी सर? यहाँ पे आप तो लीडर बन गए हैं। नहीं, मैंने तो ये बात पहले ही आपको बता दी। आप जी अकेले कभी लीडर हो ही नहीं सकते। हम्म, मतलब लीडर आप होते हैं, लेकिन अकेले बिल्ड नहीं कर सकते ना। अकेले बिल्ड नहीं कर सकते। आपको तो ये ढूंढना चाहिए कि जैसे ही कोई आपके काम करने से जैसे ही किसी का मोटिवेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तुरंत उसको किसी ना किसी और चीज के साथ बांधते जाएं। अपलाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना दें, उनसे और फेथ बढ़वा दें। मैंने कहा ना, कुछ मीटिंग्स बूस्ट करने के लिए डलवाएं, उनको काउंसलिंग के लिए साथ में मिलवा दें। और अपलाइन से जब आप किसी को मिलवाते हो तो वो आपको एडिफाई करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हो। करेक्ट। तो आप में उनका फेथ बढ़ता है। फिर अपने में फेथ बढ़ाने का अच्छा तरीका है कि किसी और के थ्रू अगर एडिफिकेशन मिल जाए तो आपका फेथ अपना और अच्छा बढ़ जाएगा उन लोगों के अंदर। ठीक है ना? आपके कहने से नहीं मानेंगे वो, पर आप एक्शन डाल रहे हो, लेकिन किसी के कहने से। वैसे भी जो व्यक्ति एक्शन डाल रहा होता है ना, प्रैक्टिकल एक्शन में इन्वॉल्व होता है सीधे सीधे, उसको लोग उसके साथ मतलब उसको मानते तो है वो। जब जब कनेक्ट करेंगे उसी से करेंगे जो प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी ज्यादा मानेंगे नहीं। मानेंगे किसी और के कहने से कि हाँ ये बहुत बढ़िया करते हैं, इनकी बात सुना दो, और ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आपको जो बात कहलवानी है अपलाइन से कहलवाओ। जिस यूनिट पर, जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हो, अगर उनके अंदर कोई चेंज आप लाना चाह रहे हो और आप ही बैठकर उन्हें वो चेंजेस बताओगे, वो आपसे डिस्कनेक्ट कर जाएंगे। राइट? करेक्ट तो सर। वो बातें जो उनको बदलनी चाहिए अपने अपलाइन के थ्रू कहलवा लो, बेटर है। तो उसके लिए अपलाइन को वो स्थितियां बतानी भी जरूरी होती है। करेक्ट सर। तो ये रेगुलर रेगुलर कम्युनिकेट करने का काम है। अपलाइन से कम्युनिकेशन रेगुलर हो, काउंसलिंग कम से कम हफ्ते में 1 बार तो कर ही, जब बिल्ड कर रहे हो। बिल्ड कर रहे हो तो। हाँ, और अगर उनका सपोर्ट ले रहे हो तो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कोऑर्डिनेशन। और यही काम है जो हम सीखते हैं टीम बिल्ड करते समय। इंपॉर्टेंट क्या है? हम एक ऐसी टीम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें किसी को हमारे साथ रहने का कोई कंपल्शन नहीं। किसी फैक्ट्री में आपने नौकरी नहीं दी हुई है उनको। यहाँ जो कोई भी टिकेगा और जब भी टिकेगा और साथ चलेगा, कदम मिलाएगा, इसलिए मिलाएगा कि वो आपके अंदर फेथ करने लगा है, उसके ड्रीम्स बड़े हैं और उसको लगता है आपके साथ मिलकर वो ड्रीम्स तक पहुंचेगा। ठीक, रिलेशनशिप आपकी अच्छी है। राइट, यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ रुकते हैं, लोग आपसे बॉन्ड बनता है उनका। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो बॉन्ड ही नहीं होगा। वो आपको कहीं सबमिट करता हुआ देखते हैं तो वो आप में सबमिट करते हैं। सो सिंपल। वो आपको पूरी तरह सिस्टम में, अपलाइन में सबमिट करते हुए देखेंगे तो वो आपके अंदर पूरी तरह सबमिट करेंगे। राइट? आप उन आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हो जो अपने किसी गुरु की बातें करते हैं, जो मैं कहते हैं, उनके साथ ज्यादा दिन नहीं टिकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। करेक्ट। राइट? तो ये सिंपल सी बात है। करेक्ट सर। सर, लास्ट क्वेश्चन। जी। आज के डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिस्टम का जो रोल है वो उस तरह का नहीं रह गया है जैसे पहले। वीकली सीडीज आती थी, वीकली मीटिंग मिल जाती थी फिजिकल, अभी सिर्फ डिजिटल रह गया जहाँ पे हम ज्यादा दिखा भी नहीं पाते, एक मूवी की तरह से है। जी जी। इन टुडे सिनेरियो अगर मुझे तेजी से बिल्ड करना है तो क्या फ्रीक्वेंसी मेरी मीटिंग्स की रहनी चाहिए? किस तरह से मैं सिस्टम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करा सकता हूँ टीम को? सर, ये निर्भर करता है कि आप किस यूनिट पे काम कर रहे हो, किस लेवल तक आ रही है एक्टिविटी, क्या है। मेरे हिसाब से जब आप एक नई एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हो तो आपकी हर सेकंड एक मीटिंग होनी चाहिए। ओके। उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हो रही हो चाहे, क्योंकि फ्रेश प्लान्स वो लोग नहीं दिखा पा रहे होते। वो इनवाइट करना उनको आपने सिखा दिया और उनके लिए फ्रेश प्लान ऑर्गेनाइज करते जा रहे हो हर ऑल्टरनेट डे पे।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई 9% 12% का ग्रुप डेवलप हो रहा है और उसमें यूनिट्स बन रही है, नया 3 नया 6, तो वो नए लोग हैं, उन्होंने इनवाइट करना तो सीख लेंगे आपको जल्दी, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी लिस्ट है, फटाफट इनवाइट तो कर सकते हैं, पर वो प्लान फटाफट नहीं दिखा सकते। और किसी भी आपके मान लीजिए 2-3 ग्रुप्स के अंदर मिला के ऐसे 5-7 पॉइंट बन रहे हैं, 8 पॉइंट बन रहे हैं या 10 पॉइंट बनने लगे हैं, तो आप 10 पॉइंट पे हर रोज प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो वहां पर आपको कोई ना कोई ग्रुप मीटिंग बनानी ही पड़ती है। और मेरा सजेशन होता है कि हर ऑल्टरनेट डे पर आप कोई ना कोई फ्रेश प्लान किसी ना किसी के द्वारा रखना शुरू कर दें। 2 काम होंगे उसमें, एक तो वो इनवाइट करेंगे और उनके लोग प्लान देख लेंगे, तो उनको सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, जल्दी से इनवाइट करना सही ढंग से, प्लान दिखा लेना सीखना एकदम से उनके लिए। दूसरा, जब ये प्लेटफॉर्म मौजूद होगा तो रिपीटेडली आप किसी ना किसी को प्लान पर लाने की कोशिश करते जाएंगे, ठीक है ना। नए लोगों को प्लान दिखाया जा रहा है, नए लोगों का बंच है, उनमें से आपने जो नया 6 गया, नया 3 गया, उसको रेडी किया कि ये प्लान अब आपको शो करना है, ठीक। तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म बनता है कुछ प्लान दिखाने वाले लोगों को फटाफट खड़ा करने के लिए। और डिजिटल पर प्लान दिखाना सिखाना बड़ा आसान काम हो गया जी। क्योंकि बनी बनाई स्लाइड्स हैं, उसको उसके हिसाब से बोलना है। अच्छा, ये मानेगा कि ये जो अल्टरनेट मीटिंग्स हो रही हैं और ग्रुप मीटिंग हो रही हैं, मे बी कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ना आ रहा हो, क्योंकि नया व्यक्ति प्लान दिखा रहा है और नए नए लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, फॉलो करना जानते नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स आपका नेक्स्ट एक्शन, ऑल्टरनेट में क्यों कह रहा हूं, आज प्लान हुआ, तुरंत आपने देखा किस किस के इन्विटेशंस थे, उनको आपको मिलकर कॉन्फ्रेंस पे रखकर उनको जूम पर लाकर फॉलो अप आपको करना है, या फिजिकल। या फिजिकल। आज की डेट में तो फिजिकल हो गया ना, आप फिजिकली मिल सकते हो। करेक्ट सर। तो फॉलो अप के पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं फिर अपने 3-4 लैक्स में कि किस किस के इन्विटेशंस थे और फॉलो अप मैं करूंगा साथ में, ठीक है ना। दूसरा, जैसे जैसे आपकी टीम में लोग वन ऑन वन प्लान करना अच्छे से सीख जाते हैं और सही ढंग से करने लगते हैं, तो आपको शायद उस टीम के अंदर ऑल्टरनेट करते रहने की जरूरत नहीं रह जाती, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी पर्सनल यूनिट की एक बात करता हूँ कि वो जब 12-15% तक का बिजनेस दे रहे थे तो हमने ऑल्टरनेट डेज पर डिजिटल पे प्लान किए, एवरी सेकंड डे प्लान हो रहा था और वो इनवाइट करते जा रहे थे, उसमें जो लोग आ रहे थे उनको हम फटाफट कनेक्ट करते थे, कोई ना कोई लीडर हम में से, और वो उसका फॉलो करने में इन्वॉल्व होते थे। स्टार्टअप्स आ रहे थे, धीरे धीरे करके उन प्लान्स में लोगों का नंबर जो है, हमारे पास 10-12 ऐसे लीडर आ गए जो अल्टरनेटली प्लान दिखाने वाले लोग तैयार थे, एंड नाउ दे वर रेडी टू शो वन ऑन वन प्लान्स। तो हमने वो फ्रीक्वेंसी फिर वीक की कम कर दी उस यूनिट। अब हमने क्या किया, हफ्ते में सिर्फ दो शामें रखी जिसमें ग्रुप प्लान हो रहा था, बाकी शामें हमने उनको दी कि आप वन ऑन वन प्लान करोगे। और हमने क्या किया, अब क्योंकि यूनिट बड़ी हो गई, वो 15% या इससे ऊपर का बिजनेस कर रही थी, तो हमने कहा वन ऑन वन प्लान आप लोग करो जो 5-6 लोग कर रहे हैं, और जब भी आप प्लान फिक्स करो उसमें अपने किसी ना किसी अपलाइन को या मुझे, मतलब किसी भी प्लेटिनम को मुझे इन्वॉल्व कर लो, ठीक। तो प्लान आप शो कर रहे हो, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। इन्वॉल्व मतलब मैं देख रहा हूँ कि प्लान वो कर रहे हैं, प्लान के तुरंत बाद उन्होंने मुझसे मिलवा दिया या अपने इमीडिएट जो भी अपलाइन है उनसे मिलवा दिया। तो वो अपलाइन क्या कर रहा है, प्लान के तुरंत बाद उनसे कुछ बातचीत कर ले रहा है, कन्वर्सेशन कर ले रहा है। क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा था डिजिटल पे कि जी अब हम जिसको बुला रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी लिस्ट जैसे आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है, बुलाया बंदे ने, प्लान देखा, अगली बार से फोन नहीं उठा रहा, वो फॉलो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वहां हमने तुरंत क्या किया, उसके बाद मैंने एक चीज मिसिंग पाई कि वो प्लान दिखा रहे हैं, बातचीत कर ही नहीं रहे उनसे, और कांटेक्ट जो है वो उतना क्लोज है नहीं, उसके लिए बड़ा आसान है कि समझ नहीं आया तो अगली बार कनेक्ट नहीं करेगा, या कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो जैसे ही हम बातचीत करते हैं तो उसके बेसिक क्वेश्चन, सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, बताया तो पहले भी था, स्टार्ट तो किया था पहले भी मैंने, बट प्रोडक्ट्स ही हमने यूज किए थे और इसमें ये प्रॉब्लम, वो जनरल 4-6 क्वेश्चन होते ही होते हैं, और वो वहां बातचीत में तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। असली क्वेश्चन अभी भी नहीं आता कई बार, बट एक चीज जरूर होती है कि फिर जब ये व्यक्ति
अपने इस व्यक्ति को नेक्स्ट डे कनेक्ट करना चाहता है तो फोन उठाता है, और अपना असली क्वेश्चन जब बोलता है तो जूम पर आ जाता है दोबारा, तो सही फॉलो तब हो जाता है, राइट। और भी कई बार क्या हुआ कि मैं इन्वॉल्व था, प्लान इन्होंने दिखाया, मैं इन्वॉल्व था, प्लान हो गया, बातचीत मेरी हुई, अच्छी बातचीत हुई, बंदा पॉजिटिव था, स्टार्ट नहीं किया, और 2-3 बार उसका प्लान, इसका फिर फॉलो, इसका फोन उठाना बंद कर दिया। एक्चुअली वो क्या करते हैं, फोन पे फॉलो कर देने की कोशिश कर रहे होते हैं लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, उसका फोन नहीं उठाया, हमने गैप छोड़ा, 1 महीने बाद मैंने फिर से उठाया, कॉन्फ्रेंस पे लिया, दोबारा कॉल लगाया, मेरे से सीधी बात हो गई उसकी, कॉन्फ्रेंस पे है, अभी वो पॉजिटिव था एंड ही वाज रेडी टू स्टार्ट, कोई मेजर क्वेश्चन था ही नहीं उसका। तो क्योंकि वो मुझे जानता था, फॉलोअप में हमने बातचीत की थी, इसलिए उसने मुझसे खुल के बात कर ली दोबारा भी, वरना मैं एक स्ट्रेंजर की तरह फॉलोअप करने के लिए कनेक्ट करता तो उसने कट कर देना था फोन। तो ये एक बेनिफिट बनता है तब जब 1-on-1 प्लान कर रहे हैं हम लोग, उसका फायदा डिजिटल पे उठाने की बात कर, और आज की डेट में फिजिकल है, आपने डिजिटल पे प्लान दिखाया है तो फॉलोअप जाकर मिलकर कर लो जाके। अगर आपके लोकेलिटी के अंदर है, लोकल उसमें है, तो फॉलोअप के लिए वेट ना करो कि डिजिटल पे ही कनेक्ट करेगा, मिलना फिक्स करो और जाकर बैठो, एंड स्टार्टअप के लिए जो हम पहले फॉलोअप किया करते थे वैसे ही फॉलोअप कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार पेस मीटिंग की फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। मैं पर्सनली जिन टीम को हैंडल कर रहा होता हूँ उसमें टीचिंग फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 3 बार, ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। ग्रुप टू ग्रुप उसके डायनामिक्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ग्रुप लीडर्स अपनी अपनी कुछ मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं कई बार, ठीक है ना। तो किस टीम की बात कर रहे हो, किस ग्रुप में, तो उसके लीडर्स, लेकिन कहीं भी 9, 12, 15% का बंच है तो हफ्ते में कम से कम 2 टीचिंग सेशंस तो चाहिए हम। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि उनको इवनिंग्स मैंने छोड़ा है 1-on-1s करने के लिए, लेकिन ऑल्टरनेट मंथ पे ऑल्टरनेट डेज पर एक शाम में हमने कर लिया 4 बेसिक्स, एक शाम में हमने कर लिया 9 कोर स्टेप अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। अभी हो सकता है ये शब्द थोड़े चेंज हो जाएं अकॉर्डिंग टू सिस्टम, लेकिन अभी जो है, और किसी एक शाम को हम रखते हैं प्रोडक्ट सेशन के लिए। एमबे बहुत ट्रेनिंग्स दे रहा है प्रोडक्ट के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जॉब वगैरह की वजह से उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जान पाते, तो एक इवनिंग प्रोडक्ट। और एम हमारा क्या होता है इन मीटिंग्स को रखने का, बात ये नहीं कि सिर्फ हमें सिखाना है, सिखाने वाले लोगों को खड़े करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए होता है ना आपको। आपकी टीम में कोई कैसे 9 कोर स्टेप बोलना शुरू करेगा अगर आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो पेस मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जो कोई भी एक 12-15% के ग्रुप में किया जा सकता है, वो लीडर उसको होल्ड कर सकता है। आपके प्लेटिनम अगर आपके साथ मिलकर होल्ड कर रहे हैं प्लेटिनम, तो दैट इज वंडरफुल थिंग ना। बीच बीच में उनका सेशन मिलेगा तो गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे लेना चाहिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम में कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दो कि वो बात करें, ठीक। मैं तो नए आने वाले लोगों को, जैसे 9 कोर स्टेप है तो 3 स्टेप आप बोलो, 3 आप बोलो, 3 आप बोलो, वो पहली बार बोलना शुरू करते हैं, इसको वहां से शुरुआत हो जाती है। करेक्ट। लोगों को एम्पावर करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको बनाना चाहिए, जिसमें कई बार आप बिल्कुल स्ट्रांगली सिखा रहे होंगे और कई बार उनको खड़े कर रहे होंगे कि वो बात करें, राइट। करेक्ट सर। जी। सो फाइनली सर बहुत सारी बाकी बातें इसमें कोई भी बातें कंट्राडिक्टरी अगर है, आई मीन शेड्यूलिंग में, प्लानिंग में, हो सकता है आप हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग्स कर रहे हो, हफ्ते में एक ही शाम आप यूज करते हो और बाकी शामों को आप पर्सनली उसको टीचिंग्स दे रहे हो। सो मैंने कहा वो ग्रुप डायनामिक्स हैं, ग्रुप के हिसाब से चलती हैं। तो ऑलवेज लिसन योर अपलाइन फर्स्ट, जो इमीडिएट अप्लायंस आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड्स जो काम कर रहे हैं मिलकर, ठीक है ना। अगर प्लेटिनम को कंफ्यूजन है, टॉक टू हिज एमरल्ड, अपने एमरल्ड से बात करें, ठीक। अगर डाउनलाइन के किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे पास भी नहीं है तो आंसर मैं पहले ढूंढूंगा नहीं, तब दूंगा आंसर उसको, करेक्ट। करेक्ट सर। ओके, व्हाट एल्स सर, मुझे लगता फाइनली है काफी क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। नहीं, बहुत कुछ सॉल्व हुआ है सर। एक स्ट्रक्चरल जो आइडियल, डेफ ड्राइव, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियरिटी आई है।
मीटिंग्स को लेके भी थी, और मीटिंग्स को जो हम वीकली मीटिंग्स किस तरह से क्या होनी चाहिए, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें यहाँ सॉल्व हुई हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम मिला। और आई प्रॉमिस, टीम की तरफ से मैं एक प्रॉमिस करना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत सारे नए लीडर्स और बहुत सारी बड़ी पिंस पे बहुत जल्दी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, और आज के इन 2 घंटों का रिटर्न बहुत अच्छे रूप में आपको एज ए न्यू पिंस जरूर मिलने वाला है सर। डेफिनेटली सर। और जो टीम, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, यहाँ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, आपके पास, आप ब्लेस्ड हो, एक से एक सॉलिड लीडर्स आपके पास, वन ऑफ द बेस्ट एथिकल लीडर्स, ठीक है ना। वर्क एथिक्स का तो जवाब नहीं है, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ जो है, लाल सिंह जी यहाँ पर हैं, वर्क एथिक्स में जानता हूँ उनके कैसे हैं, सुनील जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं, राइट। एंड प्रकाश जी तो कंपैरिजन नहीं है, मीना जी यहाँ बैठी हुई है, राइट। तो एवरीबॉडी हियर, आप जिस टीम से कनेक्टेड हो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है सफलता दिलवाने के लिए, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है कि बड़ी सक्सेस बनाए या ना। एंड बिलीव मी, एथेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक। एथेंस के लिए ये मत सोचिएगा कि अगले साल से सिल्वर प्लेटिनम करेंगे, डू इट नाउ, अभी इसी वक्त से शुरू करो। अभी से माइंडसेट बनाओ कि इसी फिस्कल ईयर में अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो कम से कम सिल्वर या गोल्ड तो इसी फिस्कल ईयर के अंदर जाना है, राइट। आप अगर 12% लेवल पर हैं, 9 पर हैं, तो अभी तो मार्च है, अगस्त से पहले पहले आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, एंड दैट विल बी द वंडरफुल फाउंडेशन आपके नेक्स्ट ईयर के सॉलिड ट्रिप के लिए। जब आप ट्रिप पर जाओ तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति अगर चाहे तो कम से कम एमरल्ड क्वालिफिकेशन में हो सकता है, और एटलीस्ट फाउंडर प्लेटिनम तो अपने आप को साबित कर चुका हो सकता है, राइट। और ये आपकी आगे आने वाली जिंदगी की एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा। तो डिसाइड आप ही को करना है। तो जब हम लीडर्स से बात करते हैं तो हम शुगर कोटिंग नहीं करते, हम तो सीधी स्ट्रेट बातें करते हैं जो हमने सीखी। जब हम अपनी सिल्वर एंड अबव में जाते थे, गो डायमंड में, तो अंदर घुसते हमें पहली चीज ये बोल दी जाती थी कि आप शुगर कोटिंग की उम्मीद मत कीजिएगा, नाउ यू आर द लीडर्स, ठीक है ना। आप सच सुनने के लिए रेडी रहें, आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 6%, 9% एंड अबव लीडर्स, एक्सेप्ट द ट्रूथ। ये करना काम करने से बिल्ड होगा, और ये मोमेंटम में बिल्ड होगा। ये स्लोली, ग्रेजुअली 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप अचानक सिल्वर और प्लेटिनम नहीं जाएंगे। ये आप डिसाइड करेंगे और अगले 6 महीने से 9 महीने के अंदर वो काम कर देंगे। जब भी करेंगे वैसे ही करेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आज से 5 साल बाद करूं, 10 साल बाद करूं, या बच्चे और बड़े हो जाएं तब करो, या आज ही कर लो। जब करना है वही 6 से 9 महीने करना है। और जब भी आप करने का डिसीजन लेंगे, लाइफ स्ट्रेट नहीं होगी, लाइफ टेढ़ी मेढ़ी होगी। उस वक्त जिंदगी में सिचुएशन मौजूद होंगी, लाइफ स्ट्रेट एक ही जगह जाकर होती है, ठीक है ना, जहां हमारी लाइफ लाइन स्ट्रेट हो जाती है, उससे पहले लाइफ स्ट्रेट नहीं होती कहीं। करेक्ट सर, जिंदगी के चलते में से ही आपको निकालना, राइट ये सफलता बिल्ड करनी होती है। राइट सर, कल कोई नया एरा शुरू नहीं होने जा रहा, नई सिचुएशंस, काम यही करना है कल भी। अच्छी बात ये होने जा रही है कि बहुत सारी सपोर्ट करने वाली चीजें हमारे साथ आती जा रही हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हम वापस फिजिकल मीटिंग्स पर आ रहे हैं, तो सिस्टम भी उतना ही और स्ट्रांग होकर हमारे साथ आता चला जा रहा है। एमबे बहुत सारा ऐसा काम कर रही है जो नए आने वाले लोगों को बूस्ट करने में आपको बड़ी मदद देने वाला है। सेमिनार्स भी होने वाले हैं, बहुत सारी ऑडियो वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, नए अचीवर्स की, उनकी लाइफ स्टोरीज की, टीचिंग्स की, राइट। तो सब कुछ इन लाइन है ऑलरेडी, आपको यूज करना आना चाहिए। तो जस्ट मेक इट हैपन, जस्ट डिसाइड इट एंड मेक इट हैपन। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। और मिलके एक बहुत बड़ा कारवा और बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। एंड गाइस, इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। एंड सर का पूरा टाइम मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो होस्ट है वो स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।